प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 257 पूर्व देश पर पकड़। रणवीर रायचंद की मौत की खबर फैलते ही अगर सबसे ज्यादा कहीं भूचाल आया तो वो था आर्यावर्त। हर बड़े शहर, हर गली कूचे में हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी। घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर सड़कों पर गाड़ियां थम गईं, बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स के बीच कर्मचारी अपना काम छोड़ सन रह गए। उन्होंने बार बार खबर की पुष्टि की, रुद्रधाम के स्वामी रणवीर रायचंद नहीं रहे, पूर्व महान आर्यावर्त का नंबर 1 मार्शल समुद्र में समा गया। ये खबर इतनी बड़ी थी कि जैसे पूरे देश की सांसें ही थम गई हों। आर्यावर्त में ही किसी अज्ञात स्थान पर एक रहस्यमयी विशाल हॉल के भीतर ठाकुर मठ का एक शिष्य फर्श पर घुटनों के बल बैठा तेजी से रिपोर्ट दे रहा था। मठाधीश को रिपोर्ट: कालनगर भेजे गए हमारे दोनों असुर, एकांत हत्यारा असुर और रक्त आत्मा असुर समेत ठाकुर मठ का हर सदस्य रणवीर रायचंद के हाथों मारा गया। और अंत में रणवीर रायचंद खुद भी उस भयानक तूफान में समाकर समुद्र में दफन हो गया। हॉल के मुख्य आसन पर काले चोगे में लिपटी एक आकृति बैठी थी, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ, जिससे एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। ये ठाकुर मठ का मठाधीश था। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखों में अविश्वास तैर गया। उसने काल सागर को समतल कर दिया और देवलोक को कुचल डाला, और फिर भी मेरे 2 ठाकुर असुरों और दर्जनों शीर्ष विशेषज्ञों को मिटाने में कामयाब रहा। ये रणवीर रायचंद, इसकी ताकत तो वाकई खौफनाक थी। अगर वह न मरता तो शायद एक दिन वह ठाकुर मठ के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाता। उस मणि का क्या हुआ? मठाधीश ने ठंडी आवाज में पूछा। उसका अता पता नहीं है, वह अभी भी रणवीर रायचंद के पास ही होनी चाहिए, अधीनस्थ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मठाधीश की आंखों में विचारशीलता की एक लौ जली। लक्ष्मण चतुर्वेदी के अनुसार रायचंद परिवार के नियंत्रण वाली मणि अब शायद रणवीर रायचंद के पास नहीं है। जो मणि रणवीर रायचंद के पास थी वह उसे काल सागर में मिली थी, लेकिन अब मणि और वह आदमी दोनों अथाह सागर में डूब चुके हैं। उन्हें खोजना आसमान पर चढ़ने से भी कठिन होगा। फिलहाल हम केवल उस मणि की तलाश कर सकते हैं जो मूल रूप से रायचंद परिवार के पास थी। एक बार फैसला लेने के बाद मठाधीश तुरंत साजिश रचने में जुट गया। शिखर संसद की तरफ भी गहरा सदमा लगा था। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने पिछली सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आदमियों का नेतृत्व किया था, लेकिन शिखर संसद पर कब्जा करने से वह बस एक कदम दूर रह गया था। वह आखिरी चिंगारी थी ठाकुर मठ के आदमियों का कालनगर में प्रवेश करना और मणि को वापस लाना। अब जब योजना विफल हो गई थी, इसका मतलब था कि वे फिलहाल शिखर संसद पर कब्जा नहीं कर सकते थे, वे केवल देरी कर सकते थे। रणवीर रायचंद, तुम पर लानत हो। अगर तुम न होते तो शिखर संसद अब तक मेरी मुट्ठी में होती। लक्ष्मण चतुर्वेदी गुस्से से उबल रहा था। इस बीच वापस पूर्व देश में अग्नि, हंसा और चारों नाग राजा जो पीछे रुक गए थे, उन्हें जैसे ही खबर मिली लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। बदहवास होकर उन्होंने तुरंत रुद्र और बाकियों से संपर्क करने की कोशिश की। रणवीर रायचंद के समुद्र में समा जाने की पुष्टि होने के बाद ही दिनों की खोजबीन के बाद जब एक भी सुराग नहीं मिला, उन्होंने इसे स्वीकार किया। भले ही किसी ने मौत शब्द न बोला हो, लेकिन चारों नाग राजा, अग्नि और हंसा सभी परिणाम का अंदाजा लगा सकते थे। उस तरह के तूफान में समा जाने के बाद बचने की संभावना न के बराबर थी। नहीं, मुझे अभी कालनगर जाना होगा, मैं खुद उसे ढूंढूंगा। करण ने मौके पर ही फैसला किया और अस्पताल से बाहर भाग निकला। रणवीर रायचंद ने जिस छोटी नस को नियुक्त किया था वह भी उसे रोक नहीं पाए।
करण केवल अपने स्वामी की आज्ञा के पालन के लिए ठीक होने के लिए रुका था। अब जब स्वामी ही चले गए तो आराम करने का क्या मतलब। जैसे ही उसने अस्पताल के बाहर कदम रखा, लाल कपड़ों में एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके सिर पर एक घूंघट था, स्याह काले बाल उसके कंधों पर किसी शास्त्रीय पेंटिंग से निकली मूर्त की तरह बिखर रहे थे। हर राहगीर उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। फिर भी एक बर्फीली ठंडक तेजी से फैली, जिससे हर किसी की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। अग्नि। करण उसे देखकर चिल्लाया, अस्पताल में रहो और ठीक हो जाओ, नादानी मत करो। अग्नि ने कड़ाई से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि अभी क्या हो रहा है? करण ने व्याकुलता से पूछा। ये तुम्हारे स्वामी का आदेश है। अग्नि के चेहरे के भाव नहीं बदले। स्वामी खतरे में हैं। छाया संप्रदाय की 4 महान परछाइयों में से एक होने के नाते वहां जाने के बजाय तुम मुझे रोकने आए हो। क्या तुम्हें अपने मठाधीश की जरा भी चिंता नहीं है? करण चिल्लाया। संक्षेप में, यह एक आदेश है। अग्नि की आवाज बर्फीली थी। स्वामी चले गए और तुम अभी भी आदेशों की बात कर रही हो। मत भूलो, छाया संप्रदाय और रुद्रधाम 2 अलग अलग ताकतें हैं। तुम्हें मेरे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। करण तेजी से आगे बढ़ा। धड़ाम। चांदनी हरकत में आए और उसने करण का रास्ता फिर से रोक दिया। तुम मुझे आजमाना चाहते हो? करण बुरी तरह भड़क गया। उसे कालनगर पहुंचना था, वह यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने एक बड़ा मुक्का उठाया और दे मारा। चांदनी ने रोकने के लिए हाथ उठाया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ करण लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसके अंदर खून और प्राण शक्ति उबल पड़ी। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तुम किसे कम आंक रही हो? अग्नि के शब्दों से आहत होकर करण फिर से हमला करने को तैयार हो गया। उसी पल साया तेजी से वहां पहुंचा और उसे पकड़ लिया। करण, जल्दबाजी मत करो। सही समय पर आए। साया, स्वामी मुसीबत में है, हमें वहां जाना होगा। फिर भी छाया संप्रदाय से कोई मुझे आदेश देने आता है और मुझ पर हमला भी करता है। ये कितना हास्यास्पद है। करण, हम वास्तव में अभी कालनगर नहीं जा सकते। अग्नि के पास अपनी वजहें हैं, साया ने कहा। तुम भी छाया संप्रदाय का पक्ष ले रहे हो। क्या तुम्हें स्वामी की सुरक्षा की परवाह नहीं है? करण गुस्से में बोला। साया ने अभी जवाब नहीं दिया था कि अग्नि बोल पड़ी। मुझे मठाधीश की जान की परवाह तुम में से किसी से कम नहीं है। लेकिन सोचो, मठाधीश ने पहले ही कालनगर में हर दुश्मन का सफाया कर दिया है। साथ ही हमारे छाया संप्रदाय के कुछ लोग और तुम्हारी रुद्र सेना के 5 लाख सैनिक वहां हैं, खोजने के लिए काफी हैं। अगर हम चले गए तो पूर्व देश असुरक्षित हो जाएगा। अब हर गुट जानता है कि मठाधीश के साथ कुछ हुआ है। अगर कोई दुश्मन यहाँ हमला करता है तो मठाधीश की पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार और दोस्त सभी खतरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि मठाधीश लापता हैं, हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। ये सुनकर करण का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। तो अब हम क्या करें? अपने कर्तव्यों का पालन करो। मठाधीश के जाने से पहले की गई हर व्यवस्था को लागू करो और अगर कोई पूर्व देश में गड़बड़ी करने आता है तो पूरी तरह से सतर्क रहो। अग्नि ने कहा। मुझे पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। करण ने झिड़क दिया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, एक और बात है। क्या? करण ने पूछा। फिलहाल मठाधीश की पत्नी और बच्चों को सच मत पता चलने देना। मुझे डर है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि मठाधीश वास्तव में न गए हों। अग्नि ने प्रस्ताव दिया। करण ने विचार किया, फिर सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। फिलहाल उन्हें नहीं बताया जाना चाहिए। तब तक रुको जब तक रुद्र और अन्य अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। इस सहमति पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के कर्मियों को अपनी स्थिति बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने का आदेश दिया। लेकिन हर कोई हाई अलर्ट पर था। जब तक स्वामी वापस नहीं आते, वे पूर्व देश की रक्षा करेंगे और दुश्मन को कभी घुसने नहीं देंगे। अग्नि के जाने के बाद करण इलाज जारी रखने के लिए अस्पताल लौट गया। साया लोहित के साथ स्वामी की पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए वापस चला गया। लेकिन जैसे ही साया विला पहुंचा, लोहित और साया दोनों सामने आए। उनके चेहरे गंभीर थे। साया, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अध्याय 258 असली चेहरा। क्या हुआ? नागराजा विक्रम ने घबराहट में पूछा। क्या स्वामी की दुर्घटना की खबर फैलते ही दुश्मन दरवाजे पर आ गए? भाभी को स्वामी के बारे में पता चल गया है और वह फ्लाइट बुक करने के लिए भाग रही हैं। लोहित ने कहा। क्या मैंने पहले फोन करके तुम लोगों को नहीं कहा था कि भाभी और रूही के सामने एक शब्द भी मत निकालना? विक्रम ने त्योरियां चढ़ाईं। हमने कुछ नहीं कहा। भाभी बस कंपनी से गुस्से में वापस आई और हमसे सीधे सवाल किए। अगर हम छिपाने की कोशिश भी करते तो उन जैसी तेजतर्रार महिला को आभास हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। वह और स्वामी एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं, अगर उन्हें पता चला कि वह मुसीबत में है तो वह टूट जाएंगी। चलो, मैं भाभी से मिलने जा रहा हूँ, विक्रम ने तुरंत कहा। विला के अंदर अनन्या शर्मा पहले ही अपना टिकट बुक कर चुकी थी और सूटकेस में कपड़े ठूंस रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? रूही ने पीछे पीछे आते हुए पूछा।
अनन्या मुड़ी, मासूम रूही को देखा, नीचे झुकी और उसे कसकर गले लगा लिया, सिसकती हुई। रो मत मम्मा। रूही ने अपने नन्हे हाथों से अनन्या की पीठ थपथपाई। अनन्या ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और रूही की आंखों में देखा। मम्मा ठीक है, मुझे बस एक अचानक बिजनेस ट्रिप पर विदेश जाना है। तुम कुछ दिनों के लिए घर पर रहोगी, लेकिन डरना मत, अंकल विक्रम और बाकी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं घर पर अच्छी बनकर रहूंगी मम्मा, रूही ने आज्ञाकारी रूप से कहा। बच्चे सब कुछ महसूस कर लेते हैं, ये जानते हुए कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिल्कुल सही व्यवहार किया। भाभी, आप सच में जा रही हैं? विक्रम अंदर आया और उसने शुरू किया, लेकिन अनन्या ने उसे तुरंत इशारा कर दिया। उसने रूही की ओर देखा और समझ गया। वे सभी जानते थे कि रूही का दिल टूटने के डर से उसे नहीं बताना है। उसकी मां होने के नाते अनन्या ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। रूही, जाओ थोड़ी देर बाहर खेलो, मुझे तुम्हारे अंकल से बात करनी है, अनन्या ने कहा। ठीक है, रूही ने सिर हिलाया, एक गुड़िया को गले लगाया और बाहर चली गई। अनन्या ने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रणवीर मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। भाभी, हो सकता है स्वामी खतरे में न हो। अपनी शक्ति के साथ वह ठीक होंगे, विक्रम ने कहा। इस मोड़ पर भी तुम इसे छिपाना चाहते हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, अनन्या ने साफ साफ कह दिया। इंटरनेट पर अफवाहें अविश्वसनीय हैं, उनमें से बहुत सी तो पूरी तरह मनगढ़ंत हैं, विक्रम ने समझाया। मैंने इसे सिर्फ इंटरनेट पर नहीं देखा, कबीर मेहता ने मुझे हर विवरण बताया, वरना मैं अभी भी अंधेरे में होती, उसने एक सांस में कहा। कबीर मेहता, नाम सुनते ही विक्रम की आंखें बर्फीली हो गईं। भाभी का वह क्लासमेट, वह पहले भी स्वामी के साथ उस आदमी से मिलने गया था। उसकी पहली धारणा ठीक थी, कबीर मेहता औषधीय गोली को रिफाइन करने के लिए अंतिम जड़ी बूटी देने को तैयार था। लेकिन उस प्राइवेट वाइनरी से निकलने के ठीक बाद स्वामी ने उसे गुप्त रूप से कबीर मेहता का पीछा करने का आदेश दिया। वह तब नहीं समझा था, अब ये स्पष्ट था कि उस आदमी के इरादे गंदे थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसे समय में भाभी पर सच का पहाड़ नहीं तोड़ेगा, यह उन्हें बर्बाद कर देगा। इसके अलावा उन्होंने केवल संपर्क खोया था, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि कुछ घातक हुआ हो। कबीर मेहता उसे बताकर आखिर क्या साजिश रच रहा था। भाभी, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन कबीर मेहता ने वास्तव में क्या कहा? विक्रम ने पूछा। बस इतना कि रणवीर पर कालनगर के पानी के पास विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और वह उनके साथ ही खत्म हो गया। इसमें क्या गलत है? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। चूंकि आप इसका अधिकांश हिस्सा जानती हैं, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। स्वामी के साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने दुश्मन का सफाया कर दिया और अंत में एक तूफान निगल लिए गए। वह केवल लापता हैं, मरे नहीं हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप न जाएं। हमारी रुद्र सेना कई स्थानीय देशों के साथ मिलकर खोज कर रही है। हमें जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है, विक्रम ने शांति से कहा। सच में? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर स्वामी वास्तव में चले गए होते तो हम घटना होते ही वहां पहुंच गए होते। कृपया चिंता न करें, उनकी ताकत पर भरोसा रखें, वह वापस आएंगे। और इस घटना के साथ तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ पानी को गंदा करने और हमारा ध्यान भटकने पर हमला करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार हो सकता है। आपकी और बच्ची की भलाई के लिए फिलहाल पूर्व देश में रहना ही सबसे अच्छा है, उसने ईमानदारी से जोड़ा। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने दांत भींच लिए। विक्रम, लोहित, साया, वादा करो कि तुम मुझसे छोटी से छोटी खबर भी नहीं छिपाओगे। हम वादा करते हैं। तीनों ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। ठीक है, मैं फिलहाल नहीं जाऊंगी, अनन्या ने आखिरकार फैसला किया। उसे मनाने के बाद तीनों विला से बाहर निकल गए। मैं कबीर मेहता को खोजने जा रहा हूँ, तुम दोनों भाभी और बच्ची की रखवाली करो, विक्रम ने कहा और चला गया। उसी पल दिल्ली के बाहरी इलाके में एक प्राइवेट वाइनरी में कबीर मेहता कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर एक आर्ट फिल्म चल रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाया। किसने सोचा था कि रणवीर रायचंद इतना खतरनाक होगा? मरने से पहले उसने हर ठाकुर मठ विशेषज्ञ का सफाया कर दिया। अगर वह तूफान न आया होता तो शायद वह मरता ही नहीं। किस्मत और क्या? उसने इशारा किया और एक परिपक्व महिला कोने से बाहर निकली, ब्लूप्रिंट की पाँव में लंबी, मूर्ति जैसी लेकिन भरे पूरे बदन वाली। वह पास आए और उसका गिलास भर दिया। सुंदर, चीनी मिट्टी जैसी त्वचा वाली, उसने एक हल्की नशीली खुशबू बिखेरी। युवा मास्टर मेहता, चूंकि रणवीर रायचंद अभी भी जीवित हो सकता है, तो आपने अनन्या शर्मा को क्यों बताया कि वह उनके साथ मर गया? मीरा दी ने लापरवाही से पूछा। बुरी तरह से घायल और एक तूफान द्वारा निगला गया, बचने का कोई मौका है। अनन्या को जल्द बताना बेहतर है ताकि वह उम्मीद छोड़ सके, कबीर मेहता ने उपहास किया। रणवीर रायचंद, शांति से आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अनन्या का अच्छा ख्याल रखूंगा। ओह, और तुम्हारी प्यारी बेटी, चिंता मत करो, मैं उसे अपनी ही तरह मानूंगा। हाँ हाँ,
इसके साथ कबीर मेहता जोर से हंस पड़ा। फिर उसने मीरा दी की वाइन का स्वाद लिया। अभी भी तुम्हारी ब्रू का स्वाद सबसे अच्छा है। मीरा दी एक सुगंध जो मदहोश कर देती है, उसने कहा। उसकी आंखें बढ़ती गर्मी के साथ उस पर टिकी थीं। जब अंकल मेहता जीवित थे तो उन्हें भी मेरी वाइन बहुत पसंद थी। यह मेरा सम्मान है, मीरा दी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन शब्दों पर कबीर मेहता की आंखों में आग बुझ गई। उसका मूड एक पल में खराब हो गया। तभी मीरा दी को एक संदेश मिला और उसने रिपोर्ट की, युवा मास्टर मेहता, बाहर कोई आपके बारे में पूछ रहा है। कौन है? वह नाग राजा जो पिछली बार रणवीर रायचंद के साथ आया था। कबीर मेहता ने त्योरियां चढ़ाई, अपना गिलास नीचे रखा और बाहर की ओर बढ़ा। वाइनरी के गेट पर उसने नाग राजा विक्रम को देखा, जिसके साथ मीरा दी भी थी। आदरणीय नाग राजा विक्रम, आप यहाँ कैसे पधारे? अध्याय 259 चार निर्णायक। तुमने बिना इजाजत मेरी भाभी को हमारे स्वामी के बारे में बताया, ये कौन सा खेल खेल रहे हो? विक्रम ने कड़ाई से पूछा। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी, तो बस इतनी सी बात। कबीर मेहता हंसा। मिस्टर रायचंद अनन्या शर्मा के पति हैं। अब जब उनके साथ कुछ हुआ है, मैंने तुरंत परिवार को सूचित कर दिया। इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि ये मेरी भाभी के लिए कितना बड़ा सदमा होगा? नाग राजा विक्रम दहाड़ा। आज जिस कबीर मेहता से वह मिला, वह पिछली बार वाले से अलग लग रहा था। उसमें कमीनेपन की एक अतिरिक्त लकीर थी। मैंने इतना आगे का नहीं सोचा। मुझे बस लगा कि अनन्या को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सीधा साधा हूँ। अगर मैं गलत था तो मुझे उम्मीद है कि नाग राजा विक्रम नाराज नहीं होंगे। कबीर मेहता विनम्रता से बोला। नाटक बंद करो। विक्रम उसकी बातों में नहीं आ रहा था। लगता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं नाग राजा। मैं मिस्टर रायचंद की दुर्घटना से सदमे और शोक में हूँ। कृपया अपना ख्याल रखें। कबीर मेहता ने आह भरी। तुम अपने इरादे बेहतर जानते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी भाभी के सामने फिर से बकवास मत करना। भले ही स्वामी यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। नाग राजा विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। आपकी भाभी और मैं क्लासमेट हैं, मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूँ? कबीर मेहता ने सिर हिलाया। माफ करना नाग राजा विक्रम, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। मीरा दी, मेहमान को बाहर तक छोड़ आओ। ओह हाँ, निश्चिंत रहें, मैं अनन्या को नहीं बताऊंगा कि आप आज मुझसे मिलने आए थे। कबीर मेहता के होठों पर एक हल्की खौफनाक मुस्कान तैर गई। क्या वह धमकी थी? नाग राजा विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। नाग राजा विक्रम, कृपया इस तरफ। मीरा दी ने विनम्रता से आगे बढ़ते हुए कहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कबीर मेहता को ठंडी निगाहों से देखा। मैं तुम्हारी बात सुधार दूं, मेरे स्वामी फिलहाल केवल लापता हैं, वह ठीक हो जाएंगे। अपनी हद में रहना। फिर वह सीधा वहां से चला गया। सामने वाला पूरी तरह विनम्र था और उसने कुछ भी खुलकर गलत नहीं किया था। गुस्से में होने के बावजूद नाग राजा विक्रम केवल चेतावनी ही दे सका। किसने सोचा होगा कि इतना सब होने के बाद भी कबीर मेहता नहीं भड़केगा, बल्कि विनम्र बना रहेगा। एक पल के लिए विक्रम को लगा कि कहीं उसने उस पर गलत आरोप तो नहीं लगा दिया। शायद कबीर मेहता ने सचमुच ज्यादा नहीं सोचा था और बस दयालुता में आकर भाभी को बता दिया था। विक्रम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के ठीक बाद कबीर मेहता की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। बहुत कम लोग मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत करते हैं। एक बार मेरी योजना सफल हो जाए, फिर मैं तुम सबसे निपट लूंगा। एक ठंडी फुंकार के साथ वह मुड़ा और वाइनरी में दाखिल हो गया। जबकि दुनिया अभी भी कोहराम में थी। दुर्घटना वाले समुद्र पर रणवीर रायचंद की तलाश कभी नहीं रुकी थी। 5 लाख सैनिक, चांदनी, हिमानी और चारों नाग राजाओं ने चप्पा चप्पा छान मारा था। बड़े पैमाने पर स्कैन के लिए उन्नत उपकरण जुटाए गए थे। फिर भी कई दिनों के बाद कोई प्रगति नहीं हुई। यहाँ औसत गहराई लगभग 8000 मीटर थी। केवल मुट्ठी भर पनडुब्बियां ही वहां तक पहुंच सकती थीं। इतने जटिल समुद्र तल पर एक अकेले इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी कठिन था। हो सकता है उसका शरीर अब अस्तित्व में ही न हो, खूंखार मछलियों द्वारा बहुत पहले ही खा लिया गया हो। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना कोई भी नागराजा नहीं करना चाहता था। बेशक एक और संभावना थी, रणवीर रायचंद डूबा ही नहीं था और किसी कारण से अभी भी जीवित था। लेकिन वह संभावना न के बराबर थी। उस समय केवल एक हेलीकॉप्टर और 2 नावें पास में थीं, सभी नष्ट हो गईं। रणवीर रायचंद संभवतः कैसे बच सकता था? फिर भी हर कोई बेताबी से खोज रहा था, दूसरे विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। काल सागर के समतल होने और देवलोक के हर प्रमुख व्यक्ति के मारे जाने के साथ दुनिया की सत्ता संरचना में हलचल होने लगी। कई लोगों ने तो रुद्रधाम पर भी लालच भरी निगाहें डाली, हालांकि किसी ने अभी तक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अग्नि, विक्रम और अन्य जो पूर्व देश की रखवाली के लिए पीछे रह गए थे, तनाव से स्थिति देख रहे थे। ठाकुर मठ और शिखर संसद के लक्ष्मण चतुर्वेदी ने रणवीर रायचंद की मौत के बारे में जानकर दूसरी मणि खोजने की साजिश रचना शुरू कर दी थी।
देवलोक का मुख्यालय भी यही कर रहा था। सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन किले के अंदर पश्चिमी चोगे में 4 सफेद बालों वाले बुजुर्ग एक विशाल गुप्त कक्ष में बैठे थे। देव स्वामी, सभी मृत्यु देवता और पाताल राज मिटा दिए गए हैं। देवलोक खत्म हो चुका है। इस बेस में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब हम 4 निर्णायकों के जाने का समय आ गया है। एक बार जब चारों ने फैसला कर लिया तो उन्होंने तुरंत किला छोड़ दिया। इस पल से देवलोक के गहरे रहस्यों में कोई नहीं बचा था। उनके जाने के कुछ ही पलों बाद एक चिंगारी भड़की और पलक झपकते ही यह एक भीषण आग बन गई जिसने पूरे मुख्यालय को जलाकर राख कर दिया। रणवीर रायचंद ने देवलोक के शीर्ष अधिकारियों का कत्लेआम किया था, लेकिन बेस बचा रह गया था। अब इसके जलने के साथ देवलोक दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो गया। हजारों शिष्य उस दिन दुनिया भर में बिखर गए। बंजर जमीन पर खड़े होकर प्राचीन कपड़ों में 4 सफेद बालों वाले बुजुर्गों ने क्षितिज पर उठती हुई आग की लपटों को देखा, खामोश। इतने सावधानीपूर्ण काम के बाद भी देवलोक का अंत बर्बादी में हुआ। भावुक मत हो, ये केवल एक प्यादा था। इसके गिरने से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। चलो घर चलते हैं। इसके अलावा रणवीर रायचंद के पास केवल कालसागर की मणि थी। रायचंद परिवार की दूसरी मणि उस पर नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरा टुकड़ा खोजना होगा, और एक बार जब हम वापस लौटेंगे तो हम केवल उस मणि की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि अन्य तरीकों की भी, शायद राष्ट्र भाग्य मानचित्र ही। एक बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। सत्य है। बाकी तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। अगले ही पल चारों उस जगह से गायब हो गए। इस प्रकार देवलोक धुएं का एक गुबार बन गया, अस्तित्व से मिट गया। देवलोक मुख्यालय को निगलने वाली अचानक लगी आग ने दुनिया भर में बेचैन ताकतों पर तेल का काम किया। उन्हें भड़काने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत थी। शुरुआत में कुछ ने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि रणवीर रायचंद जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन खबर आई कि रुद्र सेना अभी भी समुद्र को खंगाल रही थी। तूफान द्वारा निगला गया रणवीर रायचंद संभवतः जीवित नहीं हो सकता था। मुख्यालय को जलाने वाला वह नहीं हो सकता था। केवल एक संभावना बची थी। किसी ताकत ने धैर्य खो दिया था और देवलोक में लूटपाट करने चली गई थी। 9 महान मृत्यु देवता, 36 प्रसिद्ध लोग, कोर विशेषज्ञ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, देवलोक के सर्वोच्च शासक, सभी रणवीर रायचंद द्वारा मारे गए थे। मुख्यालय अब एक बिना दांत का बाघ था, किसी भी शिकारी के लिए आसान शिकार। इतने बड़े खजाने को कौन छोड़ सकता था। एक बार जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी और गुट ने चाल चली है, तो तमाशबीन भी कूद पड़े। देवलोक और कालसागर जो कुछ भी लूट का माल छोड़ गए थे उसे बांटने के लिए बेताब। देखते ही देखते दुनिया भर की नामी ताकतें भिड़ गईं और एक नई व्यवस्था तेजी से आकार लेने लगी। अध्याय 260 दिन पर दिन इंतजार। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनन्या शर्मा पूर्व देश में दिन रात इंतजार करती रही, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं आई। जिस दिन करण ने बात की थी, उस दिन उसके दिल में जगी उम्मीद की चिंगारी अब धीरे धीरे बुझ रही थी। ऑनलाइन अफवाहों की बाढ़ को जोड़कर उसने एक कड़वा सच स्वीकार कर लिया था। रणवीर रायचंद शायद सचमुच चला गया था। करण से एक और बेकार पूछताछ के बाद रूही चुपचाप बाहर से अंदर आई। मम्मा, क्या पापा को कुछ हुआ है? बोलते समय उसके गालों पर आंसू टपक रहे थे। उसने अपनी सिसकियों को दबा लिया, अपनी मां को शिकायत भरी नजरों से देखते हुए। रूही। तभी अनन्या को एहसास हुआ कि बच्ची ने उसकी बातें सुन ली होंगी। उसने रूही को कसकर गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछ दिए। रो मत, पापा ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ी सी परेशानी है, वह जल्द ही वापस आएंगे। सच्ची? रूही ने हिचकी ली, उसकी आंखें लाल थीं। सच्ची, मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसका दिल छलनी हो रहा था। रणवीर, तुमने वादा किया था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। हम साथ बूढ़े होंगे, फिर भी अब तुम हमारी बच्ची और मुझे छोड़ गए। अगर तुम्हें सच में कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं। कोई नहीं जानता था कि किसी भी महाद्वीप से दूर समुद्र की गहराइयों में एक निर्जन टापू स्थित था, मुश्किल से कुछ एकड़ में फैला हुआ। इसके केंद्र में जंगल का एक टुकड़ा, किनारे पर अछूते समुद्र तट, नारियल के पेड़ और लहरों से चिकने हुए गोले। स्वर्ग का एक खोया हुआ टुकड़ा, हमेशा के लिए अशांत। तभी समुद्र पर एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। एक आदमी और एक औरत उस पर लेटे हुए थे, झाग के साथ बहते हुए। एक टापू। आदमी, जो अभी भी जीवन से चिपका हुआ था, खुशी से चमक उठा। उसके फटे होठों ने और कहने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने उसकी तनी हुई चेतना को तोड़ दिया। वह बेहोश हो गया। लट्ठा और शरीर बारी बारी से रेत पर फेंक दिए गए। पता नहीं कितनी देर बाद उस आदमी ने भट्टी जैसे सूरज और अंतहीन नीले आसमान के नीचे अपनी आंखें खोलीं। लहरों की खामोशी और समुद्र की नमकीन गंध, हर इंद्रिय वापस आ गई। मैं जिंदा हूं, उसने कराहते हुए कहा। उसके चेहरे पर जंगली खुशी चमक उठी। वह रणवीर रायचंद था। जिस पल तूफान ने उसे निगला था, उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया गया था। वह एक बहते हुए लट्ठे के ठीक पास गिरा था। उसका उपयोग करते हुए उसने छाया को बचाया था। तब तक वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी।
रणवीर रायचंद ने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर उन दोनों को खुले समुद्र में तैरता रखा। अनगिनत दिनों के बाद उन्होंने एक टापू देखा। उसी नज़र पर वह ढह गया था। उसने सोचा था कि यह मरते समय का भ्रम है, फिर भी ये सच था। एक असली टापू। अब रेत पर लेटे हुए उठने के लिए बहुत कमजोर, रणवीर रायचंद ने संजीवनी विद्या को संचालित करने की कोशिश की। प्राण शक्ति का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसके शरीर का हर इंच दर्द से चीख रहा था। दांत पीसते हुए उसने बर्दाश्त किया। जब ताकत का एक टुकड़ा वापस आया तो उसने खुद को ऊपर उठाया। छाया अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसके बाल उसके धूप से सूखे कपड़ों पर बिखरे हुए थे, जो किसी सोती हुई राजकुमारी के गाउन की तरह चिपके हुए थे। वे कम से कम एक दिन पहले किनारे पर आए होंगे। प्यास से बेहाल रणवीर रायचंद ने एक नारियल तोड़ा, उसे एक चट्टान पर फोड़ा और पानी गटक गया। मीठा रस जली हुई धरती पर पानी की तरह नीचे उतर गया, एक ठंडी बाढ़ जिसने उसकी अधिकांश ताकत को एक पल में वापस ला दिया। कड़क। उसने दूसरा नारियल उठाया। इस बार एक ही मुक्के ने इसे तोड़ दिया। उसकी लौटती ताकत काफी थी। एक और उन्मत्त घूंट, वह अमृत भीतर जागते जीवन के झरने जैसा लगा। ठक ठक। कई नारियल पीने के बाद आखिरकार उसे लगा कि वह लगभग ठीक हो गया है। उसने एक और तोड़ा। छाया के पास घुटनों के बल बैठा, धीरे से उसका मुंह खोला और पानी अंदर टपकाया। वह नहीं जागी। उसने उसकी पतली कलाई थामी और उसकी नब्ज टटोली। ये कमजोर थी, उसकी प्राण शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसके अंग और नाड़ियां ठीक थीं। शारीरिक रूप से वह उससे बेहतर स्थिति में थी। वह केवल इसलिए नहीं जागी थी क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसे सदमा लगा था और बहुत लंबे समय से भोजन और पानी की कमी थी। रणवीर रायचंद ने उसे अपनी प्राण शक्ति का एक धागा दिया, उसे एक ताड़ के पेड़ के नीचे छाया में खींच लिया और भरोसा किया कि वह जल्द ही जाग जाएगी। एक त्वरित नजर ने उसे आश्वस्त किया कि यह जमीन का एक निर्जन टुकड़ा था, लोगों का कोई संकेत नहीं। उसने थोड़ी राहत महसूस की। उसने दूर तक जांच नहीं की, खतरा छिपा हो सकता था। इसके बजाय वह ताड़ के नीचे बैठ गया और साधना फिर से शुरू कर दी। 1 घंटे बाद उसकी प्राण शक्ति भर गई थी, लगभग आधी साधना वापस आ गई थी। असली मुसीबत अब उसके घाव थे, खासकर हाथ। एकांत हत्यारा की तलवार को सीधे लेने से उसकी खाल उधड़ गई थी। दिनों तक समुद्र के पानी में भीगने से मांस आधा चला गया था और हड्डी दिख रही थी। पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। छिपी हुई अंदरूनी चोटों को भी लंबी देखभाल की जरूरत थी। फिर भी जीवित रहना हर समस्या को बौना बना देता था। कम से कम ठाकुर मठ के विशेषज्ञ सभी खत्म हो चुके थे। उसका अपना बचना मौत के मुंह से बाल बाल बचना था। उस बहते हुए लट्ठे के बिना वह मछलियों का भोजन बन जाता। अगर वे जमीन के इस टुकड़े से चूक जाते तो अंजाम वही होता। हर मोड़ सरासर किस्मत पर टिका था। रणवीर रायचंद को अचानक उस सफेद बालों वाले बूढ़े तांत्रिक की याद आई जिससे वह दिल्ली के ऊपर मेघ पर्वत पर मिला था, जब वह आर्यावर्त बल का सफाया कर रहा था। उस आदमी ने रहस्यमयी शब्द कहे थे, ये जोर देते हुए कि रणवीर रायचंद को खूनी आपदा का सामना करना पड़ेगा। उसने एक शब्द पर भी विश्वास नहीं किया था। अगर खून खराबा देवलोक से आना था तो वह पहले ही उन्हें बिना किसी खरोंच के मार चुका था। सबूत की भविष्यवाणी गलत थी। बूढ़े तांत्रिक ने खुद स्वीकार किया था कि उसने संकेतों को गलत पढ़ा था। लेकिन गलत पढ़ना यह था कि रणवीर रायचंद का भविष्य का खतरा खूनी आपदा को ग्रहण कर लेगा, ये पूर्ण विनाश होगा। उस समय उसने इसे जिद्दी बड़बड़ाहट के रूप में खारिज कर दिया था। अब भविष्यवाणी भयानक रूप से सटीक लग रही थी। किस्मत थोड़ी कम होती और वह मर जाता। लगता है मैंने ही गलत आंका था। जब मैं दिल्ली वापस आऊंगा तो मैं मेघ पर्वत पर चढ़ूंगा और उस उस्ताद को अपना सम्मान दूंगा। उसने चुपचाप कसम खाई। उसने छाया की ओर देखा जो अभी भी ताड़ के नीचे स्थिर थी। बेचैन होकर उसने उसकी नब्ज फिर से जांची। स्थिर, धड़कन मजबूत, सब कुछ ठीक चल रहा था। जागना बस समय की बात थी। अध्याय 261। बस जिंदा रहना ही काफी है। रणवीर ने तय किया कि पहले वो इस टापू का जायजा ले ले। ये पक्का करना जरूरी था कि यहाँ सचमुच कोई नहीं है और कोई और खतरा तो नहीं मंडरा रहा। वैसे भी टापू ज्यादा बड़ा नहीं था। छाया यहाँ अकेली थी, पर उसे कुछ नहीं होगा। जरा सी आहट हुई तो वो पल भर में उसके पास पहुंच सकता था। रणवीर रायचंद सीधा टापू के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया और चप्पा चप्पा छान मारा। हालांकि टापू छोटा था, लेकिन उसका जंगल बेहद घना था, जिससे चलना दूभर हो रहा था। गनीमत थी कि उसकी पीठ पर लालची भेड़िया तलवार बंधी थी। उसने उसे म्यान से खींचा, झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ा और बारीकी से तलाशी ली। आधा घंटा देखते ही देखते बीत गया। एक नारियल के पेड़ के नीचे छाया की उंगलियों में हरकत हुई। अगले ही पल उसने आंखें खोली और एक जबरदस्त सिरदर्द ने उसे घेर लिया। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? उसने अनमनेपन से सोचा। थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद उसने उठने की कोशिश की और चारों ओर नजर दौड़ाई। वो सचमुच नहीं मरी थी। लगता था वो किसी छोटे से टापू पर है। उसे नहीं पता था कि ये जगह कहाँ है, लेकिन जिंदा होना ही सबसे बड़ी खुशी थी। फिर भी उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई।
रणवीर रायचंद, वो उसे याद आया कैसे रक्त आत्मा ने अचानक हमला किया था, कैसे रणवीर ने उसे और उसके सीनियर गुरु भाई को हेलीकॉप्टर की तरफ धक्का दिया था, और कैसे ठीक जब वो तूफान सब कुछ निगलने ही वाला था, रणवीर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया था। छाया का दिल कसक उठा। शायद रणवीर ठीक होगा, आखिर मैं भी तो बच गई हूँ। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर खड़े होने की कोशिश की। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसके कंधे में एक चीरती हुई पीड़ा उठी। उसकी कमर में भी बहुत दर्द था। दर्द ने उसके हाथ पैरों को हिलाना भी मुश्किल कर दिया था। वो जरूर घायल हुई होगी। वो अपने कपड़ों से रगड़ खाते घावों की जलन महसूस कर सकती थी। उसने अपनी जैकेट उतार दी, जिससे नीचे की शर्ट दिखाई देने लगी। उसने 2 बटन खोले और शर्ट को अपने दाहिने कंधे से नीचे सरका दिया, जिससे उसकी पारदर्शी त्वचा झलकने लगी। शायद समुद्र के पानी में भीगने की वजह से वो और भी ज्यादा सफेद, लगभग चमकती हुई लग रही थी। सर सर, तभी पास से हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है? वो चौंक उठी, झटके से पीछे मुड़ी। घाव गए भाड़ में। दर्द ने उसे माथे पर शिकन लाने पर मजबूर किया, पर उसे परवाह नहीं थी। उसी पल रणवीर रायचंद पेड़ों के बीच से बाहर निकला। उनकी आंखें मिली। अरे रणवीर! वो हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी शर्ट वापस ऊपर करना भी भूल गई। तुम जाग गई, उसने बोलना शुरू किया, फिर अचानक अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उसने नीचे देखा। न केवल उसका कंधा खुला था, बल्कि ढीली शर्ट की वजह से उसके सीने की एक गहरी लकीर भी अब साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल रणवीर के सामने। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झटके से शर्ट ऊपर खींची, लेकिन अचानक हुई हरकत ने उसके घावों को छेड़ दिया और वो कराह उठी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, अभी भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने भींचे हुए दांतों के बीच से जवाब दिया। एक पल बाद वो बोली, अब ठीक है। तसल्ली करने के बाद ही रणवीर वापस मुड़ा। वो उसके पास आया, थोड़ा झेपा हुआ सा लग रहा था। चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। पहले से ही शर्मिंदा, छाया इस लाइन के बाद जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसने बोलने के लिए सबसे गलत बात चुनी थी। उसका चेहरा देखकर रणवीर को लगा कि उसे बहुत बुरा लगा है, और उसने जल्दी से जोड़ा, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। वो शर्म से रोने ही वाली थी और उसे काट खाने का मन कर रहा था। मैं समझ गई, अब चुप रहो, उसने धीरे से बुदबुदाया, दांत पीसते हुए। ठीक है। वो रिलैक्स हो गया। एक शादीशुदा आदमी होने के नाते उसे लगा कि उसे बात साफ कर देनी चाहिए, ताकि उस युवा लड़की को अजीब न लगे। वैसे क्या तुम भी बहकर इसी टापू पर आए थे? उसने विषय बदलते हुए पूछा। हम साथ ही ऊपर फेंके गए थे, समझो मौत को चकमा दे दिया। तो तुमने मुझे बचाया? उसने हैरानी से पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया और उसे संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। तो ऐसा हुआ था, वो बोल पड़ी। उस हालत में न केवल वो बच गया था, बल्कि उसने उसे भी बचाया था। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, उसने तुरंत कहा। उसके बिना वो पक्का मर जाती। नहीं, मुझे दूसरी बार बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी बार? क्या मतलब? उसने उलझन में पूछा। तुमने हमें हेलीकॉप्टर की तरफ धक्का दिया था, वरना हम तीनों समुद्र में गिर जाते, उसने कहा। रणवीर मुस्कुराया। अगर हम हिसाब लगा रहे हैं तो मैं अभी भी तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम ठीक समय पर उन 2 ठाकुर मठ के विशेषज्ञों को संभालने में मेरी मदद करने आई थी, वरना मैं उनका सफाया नहीं कर पाता। और जब मैं रक्त आत्मा से लड़ा तो तुम मदद के लिए कूद पड़ी। इस पर वो संकोच से हंसी। मैंने बिल्कुल मदद नहीं की, मैं तो बस तुम्हारे रास्ते में आ गई थी। वो रक्त आत्मा को अकेले मार सकता था, उसने कोई योगदान नहीं दिया था, और अंत में उसे बचाने की नौबत आ गई थी। मदद हो या ना हो, सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं, रणवीर ने कहा। सही कहा, उसने सिर हिलाया। उसे लगा था कि उसका अंत निश्चित है। अब जिंदा होना अद्भुत लग रहा था। लगता है तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा। उसने उसे शक की नज़र से देखा। क्या उसने दावा नहीं किया था कि उसने कुछ नहीं देखा? गलत मत समझो, मैंने अंदाजा लगाया, उसने सफाई देने की जल्दी की। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर छाया के होंठ खुले और वो अचानक हंस पड़ी। उसके सफेद दांत चमक उठे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रणवीर, लो, अब तो ये और भी बुरा लग रहा था उसे, और शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उसने जल्दी से कहा, मेरी पीठ और कमर में चोट है। शायद ठाकुर मठ के विशेषज्ञों से लड़ते समय कुछ कट लग गए थे, फिर समुद्र के पानी ने उन्हें भिगो दिया और उनमें सूजन आ गई। रणवीर ने सिर हिलाया। संभव है, लेकिन तुम्हारी नब्ज से पता चलता है कि बुखार नहीं है, तो यह मामूली होना चाहिए। कुछ जड़ी बूटियों का लेप इसे ठीक कर देगा। लेकिन हमें यहाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलेंगी? उसने पूछा। मैंने अभी टापू की जांच की। कोई इंसान नहीं, कोई खतरनाक जानवर नहीं, लेकिन बहुत सारे फलों के पेड़ और जड़ी बूटियां हैं। कुछ तो काफी दुर्लभ हैं। मैं जाकर कुछ तोड़ लाता हूँ। वो खड़ा हुआ और तुरंत निकल गया। कुछ ही पलों बाद वो जड़ी बूटियों के ढेर के साथ लौटा, उन्हें एक पत्थर से कुचला और उनका रस इकट्ठा किया। बस इस रस को घावों पर लगा लो, क्या तुम खुद कर लोगी?
उसने पूछा। शायद कर लूंगी, उसने कहा। वो उससे ऐसा करने के लिए तो कह ही नहीं सकती थी, बहुत ही शर्मनाक होता। ठीक है, उसने सिर हिलाया और उसे एकांत देने के लिए दूर चला गया। जब उसे यकीन हो गया कि वो देख नहीं सकता तो उसने अपनी शर्ट फिर से खोली, रस को अपने घावों पर लगाया और उसे मलने की कोशिश की। ये बहुत अजीब था, बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार उसने बेबसी से आवाज दी, मुझे शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी आवाज सुनकर रणवीर के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। उसे अंदाजा था कि वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने पहले पूछा था, लेकिन चूंकि उसने जिद की थी इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। आखिरकार मर्यादा स्त्री और पुरुष के बीच दूरी की मांग करती है। अंत में उसकी कोशिश बेकार गई और उसे ही यह करना पड़ा। अध्याय 262 साधना लोक। सच कहें तो भले ही वे एक निर्जन द्वीप पर अकेले एक पुरुष और एक स्त्री थे और छाया एक सुंदर युवती थी, रणवीर के मन में रत्ती भर भी कोई गलत विचार नहीं आया। क्या तुम पक्का चाहती हो कि मैं इसे लगाऊं? रणवीर ने तीसरी बार पूछा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे चिंता थी कि छाया को अजीब लग सकता है। जिस तरह से उसने ये पूछा उससे छाया ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, जैसे कि वही उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। अगर कोई समस्या है तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। रणवीर ने और कुछ नहीं कहा और उसकी ओर बढ़ा। उसके नजदीक आते कदमों ने छाया का चेहरा सुर्ख लाल कर दिया। गनीमत थी कि उसे सीधे उसका सामना नहीं करना पड़ा, वरना यह और भी शर्मनाक होता। रणवीर जल्दी से उसके पास पहुंचा, अपनी नजरों को उसके शरीर पर टिकने नहीं दिया। वह नीचे झुका, जड़ी बूटियां ली और करीब आया। रस में भीगे हुए कुचले पत्तों का उपयोग करते हुए उसने उसकी पीठ पर लेप लगाना शुरू किया। छाया की त्वचा कसी हुई और चिकनी थी, जैसे बेदाग सफेद संगमरमर जो एक हल्की चमक बिखेरता हो। उसकी सुराहीदार गर्दन, गोल कंधे और पतली बाहें एक पूर्ण रेखा बनाती थीं, जैसे किसी कलाकार ने तराशा हो। एक हल्का पीला रेशमी ब्लाउज उसके बदन पर लटका था, इतना हल्का और बारीक कि यह केवल महत्वपूर्ण अंगों को ढकता था, एक धुंधला आकर्षण देता था जो किसी को भी झांकने के लिए ललचा सकता था। उसके सुगंधित बाल किसी झरने की तरह उसकी पीठ पर बिखर रहे थे, उस कमर तक जो इतनी पतली थी कि लगता था कोई उसे एक हाथ से घेर सकता है। दुनिया के अधिकांश पुरुष ऐसे दृश्य का सामना करते हुए शायद खुद को संभालना मुश्किल पाते। रणवीर की आंखें शांत और स्पष्ट रहीं, उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, उसका पूरा ध्यान घाव पर टिका था। उसने औषधीय रस को धीरे से फैलाया, फिर एक उंगली से हल्का दबाव डाला ताकि तरल त्वचा में रिस सके और उपचार में तेजी ला सके। छाया ने एक कराह दबा ली, दर्द से उसकी भौहें तन गईं। बर्दाश्त करो, ये लगभग हो गया, रणवीर ने कहा। छाया ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। कुछ ही पलों में वह सुगंधित पसीने में नहा गई, उसके बाल उसकी गर्दन से चिपक गए। रणवीर विचलित करने वाले विचारों से मुक्त जल्द ही पूरे घाव को कवर करने में सफल रहा। इतना काफी होना चाहिए। वह मुड़ा और बोलते हुए दूर चला गया। जहां तक छाया की कमर के घाव की बात थी, वह खुद उस तक पहुंच सकती थी और उसने पहले ही जड़ी बूटियां लगा ली थीं। एक बार जब रणवीर पीछे हट गया, छाया ने जल्दी से कपड़े पहने। हालांकि केवल एक कंधा खुला था, लेकिन उसे शर्माने के लिए ये काफी था। ठीक है, एक पल बाद उसने आवाज दी। रणवीर ने जवाब दिया, वापस आया और बची हुई जड़ी बूटियों का उपयोग अपने घायल हाथ पर किया। तेज नजर वाली छाया ने उस कोट से एक पट्टी फाड़ी जिसे उसने पहले उतार दिया था और उसे पट्टी बांधने में मदद की। शुक्रिया, रणवीर ने धीरे से कहा। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, छाया ने जवाब दिया, उसका आभार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रणवीर ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और रूखेपन से पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन? छाया उलझन में दिखी। तुम और तुम्हारा सीनियर गुरु भाई, रणवीर ने स्पष्ट किया। ओह, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। चूंकि हमने साथ में जीवन और मृत्यु का सामना किया है, तो अगर मैं आपको बता दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पवित्र आश्रम के शिष्य हैं। मेरे सीनियर गुरु भाई समीर नारंग हैं और मेरा नाम छवि लूथरा है, उसने साफगोई से कहा। रणवीर ने पवित्र आश्रम के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने पूछा, पवित्र आश्रम किस तरह की ताकत है? ये सामान्य है कि आपने हमारे बारे में नहीं सुना। हमारा पवित्र आश्रम 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों की तुलना में सांसारिक कलह से और भी दूर रहता है, जो आर्यावर्त के एक सुदूर कोने में चुपचाप स्थित है। इन सभी वर्षों में हम शांति से रहे हैं। हमारी संख्या कम है, हम में से अधिकांश केवल साधना के प्रति समर्पित हैं, इसलिए लगभग कोई भी हमारे अस्तित्व को नहीं जानता। वह रुकी। इसके अलावा हमारा पवित्र आश्रम साधना लोक की ताकतों से संबंधित है। पवित्र आश्रम आर्यावर्त की एक शक्ति थी। रणवीर थोड़ा हैरान था। अगर यह कोई विदेशी ताकत होती तो वह न जानने को समझ सकता था, लेकिन ये घरेलू थी और वह पूरी तरह से अनजान था। साधना लोक का क्या मतलब है? रणवीर ने पूछा। इस दुनिया में धर्मनिरपेक्ष युद्ध लोक है, बाहरी दुनिया और अंधार जगत, उनके अलावा साधना लोक भी है।
छवि ने उसे इसके बारे में समझाना शुरू किया। रणवीर अब इस शब्द को समझ गया था और उसकी आंखों में आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। उसने मान लिया था कि दुनिया बस बाहरी दुनिया और अंधार जगत में विभाजित थी। अंधार जगत के लोग, जिनका प्रतिनिधित्व 3 महान निषिद्ध क्षेत्र करते थे, गुप्त गतिविधियों में लगे हुए थे। कुल मिलाकर उनकी ताकत बाहरी दुनिया की ताकतों से अधिक थी। हालांकि साधना लोक अंधार जगत की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। साधना लोक शब्द ही यह संकेत देते हैं कि इसकी शक्तियां और योद्धा पहले ही सामान्य मानवता से आगे निकल चुके हैं। वे अब खुद को योद्धा नहीं कहते बल्कि साधक कहते हैं। क्या ठाकुर मठ साधना लोक की शक्ति माना जाता है? रणवीर ने पूछा। हाँ, छवि ने सिर हिलाया। क्या दुनिया भर में साधना लोक की कई ताकतें हैं? उसने जारी रखा। ज्यादा नहीं, बेहद कम। केवल मुट्ठी भर प्राचीन शक्तियों ने ही युगों की उथल पुथल का सामना किया है और अब तक बची हुई हैं। ठीक इसी वजह से कुछ साधना लोक की ताकतें खुद को बेहतर ढंग से बचाने के लिए बाहरी दुनिया से लगभग सभी संपर्क काट देती हैं और उनकी संख्या और भी कम हो जाती है, छवि ने समझाया। तुम्हारे साधना लोक के लोगों में साधना का उच्चतम स्तर क्या है? रणवीर ने पूछताछ की। मुझे पक्का नहीं पता। शक्ति देव स्तर तक पहुंचना पहले से ही प्रभावशाली है। शक्ति ब्रह्म स्तर बेहद दुर्लभ है। मेरे सीनियर गुरु भाई उस स्तर पर हैं और ठाकुर मठ के 2 असुर भी थे जिन्हें हमने खो दिया। जहां तक ब्रह्म से ऊपर के लोगों की बात है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तो शक्ति देव स्तर के ऊपर शक्ति ब्रह्म स्तर है। रणवीर ने आखिरकार जान लिया। वह जानता था कि शक्ति देव स्तर युद्ध पथ का अंत नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे क्या है। छवि ने आज उसके कई सवालों को सुलझा दिया था। फिर भी सच में तथाकथित साधना लोक केवल एक ऐसा घेरा था जिसकी साधना विधियां और ताकत बाहरी और भीतरी दुनिया की ताकतों से आगे निकल गई थी। अंत में ये ब्लू प्लैनेट पर बस एक और साधना चक्र था, हंगामा करने वाली कोई बात नहीं। भले ही ठाकुर मठ साधना लोक का हो, एक बार जब उन्होंने उसे उकसाया तो वह अभी भी उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेगा। तुम मणि को ठाकुर मठ के हाथ लगने से रोकने के लिए कालनगर गई थी, रणवीर ने जारी रखा। हाँ, छवि ने सिर हिलाया। तो तुम भी मणि के पीछे हो? उसके स्वर में एक ठंडक आ गई। उसने उसकी मदद की थी और उसने एहसान चुकाया था, लेकिन अगर यह उसकी हद को छूता तो वह कोई दया नहीं दिखाता। काल सागर से आपको जो मणि मिली है वह आर्यावर्त के एक निश्चित खजाने से जुड़ी है। राष्ट्र भाग्य मानचित्र, रणवीर ने कहा। आप इसके बारे में जानते हैं? छवि चौंक गई। जो कोई भी मणि के बारे में जानता है वह राष्ट्र भाग्य मानचित्र से शायद ही अनजान हो सकता है, उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया। तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। छवि ने राहत की सांस ली और आगे कहा, 1 सदी से भी पहले राष्ट्र भाग्य मानचित्र कई पुरानी रक्षक शक्तियों के हाथों में आ गया था, जिन्होंने 7 महान विधियां निकाली। लेकिन वह उथल पुथल का समय था और विधियां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। वर्षों की जांच के बाद हमारे पवित्र आश्रम ने पाया कि अधिकांश विधियां विदेशी ताकतों द्वारा हासिल कर ली गई थी, इसलिए हम उन्हें 2 संबंधित मणियों के साथ वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मानचित्र के ठिकाने की कुंजी है। ये सुनने के बाद रणवीर का ठंडा आभास गायब हो गया। गनीमत थी कि पवित्र आश्रम का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, अन्यथा वह विनम्र नहीं होता। वे 7 महान विधियां वास्तव में किसके पास हैं? अध्याय 263 योजनाएं। ठाकुर मठ और हमारे पवित्र आश्रम दोनों के पास एक एक महाविद्या है। 3 महावर्जित क्षेत्रों में से एक 9 आकाश के पास भी एक विद्या है। उस शक्ति का सर्वोच्च शासक तो देवस्वामी और यक्षराज से भी ज्यादा ताकतवर है। वह शायद पहले ही शक्ति ब्रह्म स्तर में कदम रख चुका होगा। बाकी 2 विद्याएं स्वर्ग संस्था के पास होनी चाहिए और आखिरी 2 के बारे में कोई नहीं जानता। छवि लूथरा ने एक ही सांस में रणवीर रायचंद को 5 महाविद्याओं का पता बता दिया। रणवीर का मन डोल गया। उसके पास पंचतत्व विद्या का 5वां हिस्सा था जो उसे देवलोक से मिला था। अगर देवलोक के पास मौजूद हिस्से को जोड़ दिया जाए तो 7 महाविद्याओं में से 6 का हिसाब अब मिल चुका था। ये स्वर्ग संस्था किस तरह की बला है? रणवीर ने पूछा। पश्चिमी साधना लोक की सबसे ताकतवर हस्ती। कितनी ताकतवर? रणवीर ने जोर देकर पूछा। देवलोक को स्वर्ग संस्था ने ही खड़ा किया था, छवि ने खुलासा किया। क्या? रणवीर के चेहरे पर सदमे का रंग चढ़ गया। 3 महावर्जित क्षेत्रों में से एक असल में स्वर्ग संस्था की बनाई हुई कठपुतली थी। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि देवलोक महज एक मोहरा था? रणवीर को अचानक याद आया कि दिल्ली में उसने देवलोक के जिस दिव्य गुरु को मारा था, उसने मरने से पहले उस गुट की असली ताकत के बारे में क्या कहा था। उस आदमी ने कहा था कि दिव्य गुरु, पाताल राजा, काल और सर्वोच्च शासक के अलावा देवलोक में और भी खौफनाक हस्तियां मौजूद थीं। उसका ओहदा इतना नीचे था कि वह और ज्यादा कुछ नहीं जानता था। उस समय रणवीर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। क्या देवलोक जैसी महाशक्ति के सर्वोच्च शासक के ऊपर भी कोई हो सकता है?
अब ऐसा लग रहा था कि वो खौफनाक हस्तियां जिनका जिक्र उस दिव्य गुरु ने किया था वे स्वर्ग संस्था के सदस्य थे। रणवीर की आंखें तीखी हो गईं। मरने से पहले देवस्वामी ने कहा था कि पंचतत्व विद्या मूल रूप से न्यायाधीश की थी, जो शायद स्वर्ग संस्था का ही कोई आदमी था। वह तो बस एक मोहरा था, इसलिए मौत के दरवाजे पर भी उसने ज्यादा कुछ उगलने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब था कि पंचतत्व विद्या स्वर्ग संस्था की 2 विधियों में से ही एक थी, कोई छठी अलग तकनीक नहीं, यानी 2 विद्याएं अभी भी गायब थीं। चूंकि तुम्हारे पवित्र आश्रम के पास एक विद्या है, तो क्या वो ताकतवर है? रणवीर ने पूछा। सारे शिष्य उसी तकनीक की साधना करते हैं। इसे अध्यात्म चपलता कला कहते हैं, जो मन और इच्छा शक्ति पर केंद्रित है, वरना मैं इतनी जल्दी शक्ति देव स्तर में प्रवेश नहीं कर पाती। छवि पूरी तरह ईमानदार थी, उसने उससे कुछ नहीं छिपाया। अध्यात्म चपलता कला, अगर पूरा आश्रम इसका अभ्यास करता है तो यह वाकई जबरदस्त होगी। रणवीर ने मन ही मन सोचा। वह सोच रहा था कि असली राष्ट्रीय भाग्य एटलस में क्या राज छिपे हैं। अफसोस की बात थी कि फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही जेड पेंडेंट मणि था, जो मूल रूप से रायचंद परिवार के पास था। वह तब गायब हो गया जब देवलोक ने 7 महान परिवारों को रायचंद वंश को मिटाने का आदेश दिया था। जरूरी नहीं कि वह राशि के पास ही हो। जिन ताकतों ने 7 महाविद्याओं का पता लगाया, उन्होंने 2 मणियां छोड़ी थीं। एक मुझे पहले ही काल सागर से मिल चुकी है। क्या तुम्हारे पवित्र आश्रम को पता है कि दूसरी कहाँ है? रणवीर ने टटोला। दशकों पहले आर्यावर्त के 5 देशभक्तों ने काल सागर का सामना किया, 2 मणियां ढूंढी और एक वापस लाने में कामयाब रहे। पूर्व देश के रायचंद परिवार ने इसे अपने पास रखा, तो तर्क के हिसाब से वह मणि तुम्हारे पास होनी चाहिए। छवि ने उसे अजीब तरह से देखा, फिर अचानक कुछ महसूस किया। कहीं ऐसा तो नहीं, वह मेरे पास नहीं है? रणवीर ने सिर हिलाया। बेशक। छवि का दिल बैठ गया। क्या उसे किसी और ने छीन लिया? मुझे नहीं पता, रणवीर ने सच बोला। वह बस इतना जानता था कि देवलोक ने रायचंद परिवार को निशाना बनाया था। क्या परिवार के पास उससे बहुत पहले कोई और दुश्मन आया था? वह नहीं कह सकता था। चूंकि पवित्र आश्रम को भी दूसरी मणि का पता नहीं था, उसकी आखिरी उम्मीद राशि पर टिकी थी। उस समय यक्षराज ने राशि का अपहरण करने के लिए आदमी भेजे थे, उसके पास जरूर कोई जानकारी रही होगी। बाद में एक रहस्यमय शख्स ने उन पर हमला किया और लड़की को ले गया। इसका मतलब था कि राशि के पास कुछ ऐसा था जो उनके लिए मायने रखता था, शायद वाकई उस मणि से जुड़ा हुआ। फिर भी मणि की तुलना में रणवीर को राशि की कहीं ज्यादा परवाह थी। वह मणि छोड़ सकता था, लेकिन राशि सुरक्षित रहनी चाहिए। लानत है सब पर। रणवीर के चेहरे पर पछतावा भर गया। दोष उस रायली परिवार और ठाकुर मठ का था, जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची, वरना उसने रुद्र सेना को तुरंत राशि को ट्रैक करने का आदेश दे दिया होता। ठाकुर मठ, रायली परिवार, एक बार मैं वापस आ जाऊं, तुम सबको मिटा दूंगा। रणवीर के भीतर से आसमान छूती हत्या की भावना फूट पड़ी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। पास का समुद्र ऊंची लहरों में उफन पड़ा और समुद्र तट से टकराने लगा। छवि सिहर उठी। रणवीर से निकल रही वह खूनी आभा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। क्या तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? उसने धीरे से पूछा। मैंने पूरा टापू छान मारा और मुझे सिर्फ कुछ बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियां मिलीं। हम जितनी देर बहे हैं, उसे देखते हुए हम मुख्य भूमि से बहुत दूर हैं और बिना फोन या मदद बुलाने के किसी भी साधन के कोई हमें लेने नहीं आ सकता। ये सुनकर छवि के चेहरे पर निराशा छा गई। हम क्या करें? क्या हम हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे, या तो हम खुद लकड़ी का बेड़ा बनाएं और हवा का रुख सही होने पर निकल पड़ें, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा है। अगर हम किसी और तूफान या खराब मौसम में फंस गए तो शायद हम दोबारा इतने खुशकिस्मत न हों। या हम टापू पर इंतजार करें। रुद्रधाम की सेना मुझे लेने जरूर आएगी और कोई गुजरता हुआ जहाज हमें देख सकता है। बस समय तय नहीं है, शायद जल्द ही, शायद 1 साल या उससे ज्यादा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि यह छोटा सा टापू किसी बड़े शिपिंग मार्ग के पास हो, वरना बचाव में अनिश्चित काल की देरी हो सकती है। बात खत्म करने के बाद रणवीर छवि की ओर मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे फैसले का पालन करूंगी। तुमने एक देश की सेनाओं की कमान संभाली है, तुम इस बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। छवि ने विनम्रता से कहा। यह हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारे पास कोई विचार है तो बेझिझक बोलो, संकोच मत करो। रणवीर ने कहा। मेरी राय है कि पहले थोड़ा इंतजार करें। अगर कोई जहाज नहीं गुजरता तो जाने के लिए बेड़ा बनाने पर विचार करेंगे, छवि ने सुझाव दिया। मैं भी यही सोच रहा था। रणवीर ने सिर हिलाया। चलो पहले अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। हालांकि उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया था, लेकिन मदद के संकेत तैयार करने थे। दोनों ने समुद्र तट पर एक विशाल SOS लिखा ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई भी विमान उसे देख सके।
उन्होंने कपड़ों को फाड़कर एक लंबी पट्टी बनाई और उसे टापू के सबसे ऊंचे पेड़ पर लटका दिया ताकि गुजरने वाले जहाजों को संकेत मिल सके। उन्होंने आसमान और जमीन दोनों को कवर कर लिया था। ये सब करने के बाद उनके पेट में चूहे कूदने लगे। थोड़ा सा नारियल पानी सिर्फ प्यास बुझा पाया, उससे पेट नहीं भर सकता था। खैरियत ये थी कि टापू पर फलों के काफी पेड़ थे और समुद्र किनारे मछलियों की भरमार थी, खाने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने काम बांट लिए। छवि फल तोड़ेगी। रणवीर ने लकड़ी का भाला बनाया और मछलियां पकड़ने के लिए किनारे पर गया। उसके सैन्य प्रशिक्षण ने उसे बेहतरीन सर्वाइवल स्किल्स दी थीं। कुछ ही देर में वह ढेर सारे शिकार के साथ लौटा। अध्याय 264 रणवीर को खोजने का तरीका। ठीक इसी पल छवि कुछ जंगली फल लेकर बाहर आए। उसने देखा कि रणवीर पहले से ही मछलियां भून रहा था और खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वाह, तुम तो कमाल हो। जमीन पर इतनी सारी साफ की हुई मछलियां देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मुझमें इतनी भी काबिलियत न होती तो मैंने सेना में अपना समय बर्बाद किया होता, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर छवि को खाने के लिए इशारा किया। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, गर्मी कम हो गई। समुद्री हवा सुहानी थी। समुद्र तट पर बैठकर समुद्र के नज़ारे का आनंद लेते हुए भुनी हुई मछली खाना और नारियल पानी पीना। अगर वे यहाँ फंसे न होते तो इसे पहले से बुक किया गया वेकेशन माना जाता। दोनों के पेट भरने के बाद वे आराम करने के लिए समुद्र तट पर बैठ गए। समुद्र को देखते हुए डूबते सूरज ने असीम सुनहरी रोशनी बिखेर दी, जिससे पूरा समुद्र एक कोमल चमक में लिपट गया। छवि ने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया और सुनहरी आभा के नीचे उसका पूरा व्यक्तित्व एक अद्भुत चमक बिखेर रहा था, जैसे कोई परी हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। न केवल मैंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है, बल्कि मैं एक वीरान टापू पर फंसी हुई हूँ और इसके अलावा तुम क्या? रणवीर ने लापरवाही से पूछा, समुद्र तट पर पालथी मारकर बैठे हुए। वह दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और उसने छवि के चेहरे पर आए अजीब भाव को नहीं देखा। कुछ नहीं, छवि ने शब्द निगल लिए। किसने सोचा होगा कि वह एक आदमी के साथ वीरान टापू पर फंस जाएगी? यह एहसास अद्भुत है। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस असीम महासागर को देखता रहा। छवि ने सिर घुमाया और रणवीर की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था और आंखें गहरी थीं। क्या कोई है जिसकी तुम्हें चिंता है? हाँ, रणवीर ने जवाब दिया। तुम्हारे रुद्रधाम के मातहत? छवि ने पूछा। हाँ, उनके अलावा मेरी पत्नी और बच्ची हैं। मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ। वे मेरी बहुत चिंता कर रही होंगी, रणवीर ने धीरे से कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। अगर बाहरी दुनिया में ये खबर फैलती है कि वह मरने वाला है, तो उसे डर है कि कुछ ताकतें पूर्व देश में मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार होंगी। अब वह केवल अग्नि और बाकियों पर, साथ ही विक्रम और दूसरों पर भरोसा कर सकता था कि वे घबराएंगे नहीं और पूर्व देश पर कड़ी नजर रखेंगे। छवि के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। पवित्र आश्रम के शिष्य बाहरी दुनिया से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते। कालनगर की इस यात्रा के दौरान ही उसे संस्थान द्वारा दी गई सामग्री से रणवीर की जानकारी के बारे में पता चला था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी आंखें अचानक बुझ सी गईं। मैं तुम्हारी आंखों में उनके लिए तड़प देख सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी होगी, है ना? बेशक, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस जन्म में उसका कर्जदार हूँ। उसकी और अपनी बेटी की ताउम्र हिफाजत करना वह कसम है जो मैंने एक बार खाई थी। रणवीर ने सच्चे दिल से कहा। रुद्रधाम के प्रमुख, एक लड़की के साथ प्रेम कहानी, मैं सच में सुनना चाहती हूँ। छवि ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। वह हमारी खास यादें हैं, मुझे माफ करना, रणवीर मुस्कुराया। खैर, अब जब हमने काफी आराम कर लिया है तो बसने का समय हो गया है, रणवीर ने फिर कहा। चूंकि उन्होंने टापू पर इंतजार करने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें लंबी योजना के लिए तैयारी करनी थी और सब कुछ ठीक से करना था। यह आदमी कितना बोरिंग है ना? छवि ने मुंह बनाया। वह निराश लग रही थी। फिर वह उठी और रणवीर के साथ काम में लग गई। अंधेरा होने तक काम करने के बाद तंबू आखिरकार लग गया। रणवीर ने छवि का अभिवादन करने के बाद खुद को साधना में डुबोना शुरू कर दिया। एक तरफ वह अपने जख्म भर रहा था और दूसरी तरफ वह अपनी साधना में सुधार कर रहा था। देवस्वामी, यक्षराज और फिर ठाकुर मठ के विशेषज्ञ के साथ जीवन मरण की लड़ाई के बाद उसने गहराई से महसूस किया था, शायद इस बार वह एक ही बार में अपनी साधना को शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंचा सके। चाहे वह कब तक इंतजार करे, उसे अंततः आर्यावर्त लौटना ही है और वहां अभी भी एक ठाकुर मठ उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि उसे कोई डर नहीं है, लेकिन यह आखिरकार साधना लोक की एक ताकत है और अनिवार्य रूप से एक खूनी लड़ाई होगी। पहले अपनी साधना में सुधार करना हमेशा सही होता है। ठाकुर मठ के अलावा रायली परिवार को भी रणवीर की अवश्य मारने वाली सूची में डाल दिया गया था।
ये वही थे जिन्होंने ठाकुर मठ के साथ सहयोग किया और मृतक योद्धाओं का एक समूह भेजा। देश में वापस उसने रायली कैपिटल का वह हाथ काट दिया था जो आर्यावर्त तक फैला था, और सोचा था कि दूसरी पार्टी थोड़ा संयम रखेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे हार नहीं मानेंगे। चूंकि ऐसा है तो इस बार वह वापस जाकर रायली कैपिटल के पीछे के असली अधिपति रायली परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। देवलोक और कालसागर का विनाश अंत से बहुत दूर है। जो कोई भी रणवीर रायचंद के रास्ते में आने की जुर्रत करेगा वह मरेगा। ये तो बहुत ज्यादा मेहनती है। छवि रणवीर को देखकर हैरान थी। जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद आराम करने के बारे में सोचने के बजाय उसने तुरंत साधना शुरू कर दी। वह बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। छोड़ो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। छवि 2 बार बड़बड़ाई फिर सो गई। वह बहुत थक चुकी थी। समय दिन ब दिन बीतता गया। रणवीर की तलाश में अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। रुद्र और बाकियों ने इस पर चर्चा की और रणवीर के मिलने तक अनिश्चितकालीन खोज योजना शुरू की। वे उसे जिंदा देखना चाहते हैं या उसकी लाश। आर्यावर्त, पूर्व देश दिल्ली। इन दिनों अनन्या शर्मा केवल चीजों की जांच करने के लिए कंपनी जाती है। उसका अब काम करने का मन नहीं है। उसने अपने अधीनस्थों को काम सौंप दिया है और अपना ज्यादातर समय घर पर बिताती है, दिन पर दिन इंतजार करती है। वह कई रातों तक अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। कई बार उसने बस अपनी आंखें बंद की थीं और फिर वह एक बुरे सपने से जाग उठी और अकेले स्टडी रूम में जाकर शून्य में ताकने लगी। उसका दिमाग रणवीर के साथ बिताए अतीत को याद करता रहता। रणवीर, हमारा भविष्य बेहतर होना चाहिए था। तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। अनन्या लगातार रोती रही जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए और वह सुन्न नहीं हो गई। हालांकि उसका दिल मर चुका था, वह फिर भी इंतजार कर रही थी। एक ऐसे चमत्कार का इंतजार जो लगभग असंभव था। जब तक कि इस दिन कबीर मेहता ने अचानक उसे फोन किया, ये कहते हुए कि वह उसे खोजने में अपनी पूरी मदद कर सकता है। ये कॉल मिलने के बाद अनन्या ने तुरंत अपना सामान पैक किया और निकल पड़ी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? करण ने पूछा। इस दौरान वह, रिकॉर्डर और साया अतिरिक्त सतर्क थे, इस डर से कि अनन्या कुछ ऐसा न कर बैठे जिसका उसे पछतावा हो। कबीर मेहता ने कहा कि उसके पास रणवीर को खोजने का एक तरीका है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। भाभी, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं। करण हिचकिचाया। अनन्या को नाराज करने से डर रहा था। करण, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे अभी जाने की जल्दी है, अनन्या ने जल्दी में कहा। करण ने तुरंत अपनी हिम्मत जुटाई। भाभी, कबीर मेहता भरोसेमंद नहीं है। भरोसेमंद नहीं? अनन्या दंग रह गई। क्या उसने कुछ किया? नहीं, लेकिन मुझे डर है कि वह कुछ गलत करेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, करण ने गंभीरता से कहा। करण, मैं जानती हूँ कि तुम रणवीर के आदेशों का पालन कर रहे हो और हर पहलू में मेरी रक्षा कर रहे हो, इस डर से कि मुझे कोई खतरा न हो, लेकिन कबीर मेहता मेरा यूनिवर्सिटी क्लासमेट है और उसके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। और उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अब रणवीर को खोजने के महत्वपूर्ण मामले को लेकर मैं बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकती, अनन्या ने तर्कसंगत रूप से कहा। ऐसा नहीं था कि वह समझ नहीं रही थी। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, करण ने और कुछ नहीं कहा। एक पल में करण अनन्या को सीधे निजी वाइनरी ले गया। आधे घंटे बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। मीरा दी काफी देर से दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। गाड़ी को आते देख वह जल्दी से आगे बढ़ी और खुद गाड़ी का दरवाजा खोला। स्वागत है मिस शर्मा, छोटे मालिक कबीर पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 265 खून का नमूना। कृपया मुझे वहां ले चलें, अनन्या ने तुरंत कहा। मीरा दी की अगुवाई में अनन्या करण को सीधे एक रिसेप्शन रूम में ले गई। कबीर मेहता पहले से ही इंतजार कर रहा था, एक शानदार ग्रे सूट में, साफ सुथरा और व्यवस्थित। आप उसे जब भी देखें वह हमेशा एक कुलीन सम्राट जैसा दिखता था। अनन्या, तुम आ गई। कबीर मेहता ने खुद उसका स्वागत किया। उसके चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान थी। हर इंच से वह एक शिष्ट सज्जन लग रहा था। कबीर मेहता, बहुत समय हो गया, अनन्या ने विनम्रता से जवाब दिया। उससे हाथ मिलाया और लाउंज में कदम रखा। मेरी टीम द्वारा अभी अभी तैयार की गई नई रेड वाइन का एक गिलास चखो, कबीर मेहता ने गर्मजोशी से कहा। कबीर, मैं उस मामले के लिए आई हूँ, मुझे डर है कि मेरे पास वाइन के लिए समय नहीं है, अनन्या ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मैंने तुम्हें मिस्टर रायचंद की खातिर ही यहाँ बुलाया है, तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। बोलते समय कबीर ने करण पर एक नजर डाली। चूंकि हम मेरे पति रुद्रधाम के प्रमुख को खोज रहे हैं और करण हम में से एक है, मुझे लगता है कि उसका यहाँ रुकना और सुनना ठीक है, अनन्या ने अपनी ओर से कहा। उसने करण की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया था, इसलिए वह कबीर के साथ सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। करण ने उसे एक आभारी नजर से देखा। बेशक, कबीर ने खुशी से जवाब दिया।
मैं जानता हूं कि मिस्टर रायचंद अभी भी बिना किसी सुराग के लापता हैं। संयोग से मैं एक ऐसे शोध संस्थान के प्रमुख को जानता हूं जो जीवन विज्ञान में माहिर है, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक टीमों में से एक। उनके पास एक शक्तिशाली जीवन खोज तकनीक है। मिस्टर रायचंद के किसी करीबी रिश्तेदार का खून लो, उसे एक विशेष उपकरण में रखो, फिर उस उपकरण को उस पानी में डुबो दो जहां वह गायब हुए थे। हजारों मील के दायरे में अगर मिस्टर रायचंद से जुड़ा कोई भी खून या ऊतक मौजूद है तो उपकरण उसे महसूस कर लेगा। ये खोज को कहीं ज्यादा सटीक बनाता है और चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा, हमें जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा, कबीर ने विस्तार से समझाया। ये सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी चमक उठी। सच में, यहाँ तक कि करण के चेहरे पर भी उम्मीद की लहर दौड़ गई। ये खबर उनका काफी समय बचा सकती थी। बिल्कुल, मेरी कंपनी उस संस्थान के साथ सहयोग करती है, इसलिए हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर मैं कहूँ तो वे मना नहीं करेंगे, कबीर ने कहा। अद्भुत कबीर, मुझे इस बार सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, चाहे जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। अनन्या चिल्लाई। रणवीर को खोजने के विचार से उम्मीद फिर से जाग उठी। पैसे की कोई बात नहीं है, हम पुराने क्लासमेट हैं। मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वह करना स्वाभाविक है, कबीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। एक बार जब हमें रणवीर मिल जाएंगे तो मैं अपना आभार ठीक से जताना सुनिश्चित करूंगी, अनन्या ने भावुक होकर कहा। उदासी के दिनों के बाद आखिरकार उसे अच्छी खबर मिली थी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, यह मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हें एक सीधे खून के रिश्तेदार को चुनना होगा। जब तुम फैसला कर लो तो मुझे बता देना और मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगा, कबीर ने कहा। मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुमसे संपर्क करूंगी, अनन्या ने जवाब दिया। अच्छा, कबीर ने सिर हिलाया। अब क्या मैं तुम्हें अपनी वाइन चखा सकता हूँ? ठीक है, अनन्या ने उसके द्वारा डाला गया गिलास स्वीकार किया और एक छोटा घूंट लिया। कैसी है? कबीर ने पूछा, अभी भी मुस्कुराते हुए। स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे वापस जाना है और तैयारी करनी है, तो मैं चलती हूँ। वह खड़ी हो गई, अब और इंतजार करने में असमर्थ। जरूर, जब तुम फ्री हो जाओगी तो मैं मीरा दी से कहकर कुछ बोतलें भिजवा दूंगा, कबीर ने कहा। उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अनन्या और करण जल्दबाजी में वाइनरी से निकल गए। रास्ते में करण को संदेह हुआ। भाभी, क्या आपको लगता है कि कबीर मेहता की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? होना तो चाहिए, मुझसे झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा, अनन्या ने जवाब दिया। ये हाईटेक और अविश्वसनीय लग रहा था, फिर भी वह उसके धोखा देने का कोई कारण नहीं सोच पा रही थी। भला उसे क्या फायदा हो सकता था? करण ने विचार किया, लेकिन उसे भी कोई गुप्त मकसद नजर नहीं आया। इसके अलावा ये वास्तव में उनके प्रमुख को खोजने का एक मौका था। क्या आपके पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है, भाभी? करण ने पूछा। रणवीर की एकमात्र सीधी खून की रिश्तेदार रूही है, अनन्या ने फैसला किया। उसका चेहरा दर्द से भरा था, फिर भी और कोई चारा नहीं था। यकीनन वे बहुत ज्यादा खून नहीं लेंगे। वाइनरी के अंदर वापस कबीर ने वह गिलास उठाया जिसका अनन्या ने इस्तेमाल किया था और उसे धीरे से घुमाया। अंदर की क्रिम्सन वाइन एक अजीब जादुई रंग के साथ चमक उठी। इसे विशेष रूप से सागर फार्मास्यूटिकल्स की शीर्ष प्रतिभाओं द्वारा विकसित किया गया था। मुझे निराश मत करना, अनन्या, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम धीरे धीरे मेरे प्यार में नहीं पड़ जाती। उसने अपना फोन निकाला। गैलरी अनन्या की तस्वीरों से भरी हुई थी। मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ, मेरी प्यारी देवी। ... एक दिन बाद मीरा दी एक डॉक्टर के साथ पहुंची। प्रेसिडेंट शर्मा, छोटे मालिक कबीर व्यस्त हैं और नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। ये डॉक्टर एक बड़े अस्पताल से हैं और रूही का खून लेंगे। ठीक है, मेरे साथ आओ। अनन्या उन्हें लिविंग रूम में ले गई। क्या आप तैयार हैं, प्रेसिडेंट शर्मा? मीरा दी ने पूछा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया और रूही को बुलाया। रूही, हम थोड़ा सा खून लेंगे। इसमें थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन बहादुर बनना, ठीक है? मम्मी, अगर इससे पापा को खोजने में मदद मिलती है तो मुझे दर्द से डर नहीं लगता, रूही ने समझदारी से कहा। जब से रूही ने उनकी बातचीत सुनी थी, अनन्या ने उसे ज्यादातर सच बता दिया था। बस ये छोड़ दिया था कि रणवीर एक तूफान में समा गया था। उसने बस इतना कहा था कि वह अभी के लिए लापता है। रूही की बातें अनन्या के दिल को चीर गईं। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। जल्द ही डॉक्टर ने सुई तैयार की और रूही की बांह से खून की एक छोटी शीशी निकाली। रूही ने अपना होंठ काट लिया। न रोने का पक्का इरादा, गजब की सख्त। मेरा खून लेने के बाद क्या पापा वापस आएंगे? रूही ने उम्मीद से पूछा। उसका दिमाग अपने पिता के विचारों से भरा था। वे आएंगे, छोटी बच्ची। तुम्हारे पापा बहुत जल्द वापस आएंगे, मीरा दी ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हो गया, प्रेसिडेंट शर्मा। हम नमूना तुरंत संस्थान ले जाएंगे। जब कोई खबर होगी, हमारे छोटे मालिक कबीर आपको सूचित करेंगे। मीरा दी ने बोलते हुए एक बैग नीचे रख दिया। ये वह वाइन है जो छोटे मालिक ने लाने के लिए कहा था, वही जो आपने कल पी थी।
यह नसों को शांत करती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक गिलास लें। मेरी तरफ से कबीर को धन्यवाद कहना, अनन्या ने जवाब दिया। मीरा दी और डॉक्टर तुरंत चले गए। वे अपने साथ रूही के खून की ट्यूब ले गए। रूही, अनन्या ने अपनी बेटी को गले लगाया, दिल दुख रहा था। चलो विश्वास करते हैं कि पापा जल्द वापस आएंगे। ठीक है, हम घर पर उनका इंतजार करेंगे। ठीक है, रूही ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। विला से कार निकलने के बाद मीरा दी ने तुरंत कबीर को फोन किया। छोटे मालिक, हमें खून मिल गया। बहुत बढ़िया, इसे तुरंत सागर फार्मास्यूटिकल्स भेजो। कबीर ने उत्साह से कहा। अभी भेजती हूँ, मीरा दी ने जवाब दिया। वाइनरी की बालकनी पर कबीर ने फोन काटा, चेहरा प्रत्याशा से चमक रहा था। रणवीर रायचंद की बेटी के खून के साथ ये शोध सफल होना तय है। जब ऐसा होगा तो तथाकथित शक्ति देव स्तर के पावर हाउस कुछ भी नहीं होंगे। ये सोचते ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। दिल्ली को देखते हुए उसे लगा जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी का संप्रभु हो। जल्द ही रूही का खून सावधानी से पैक किया गया एक निजी जेट पर चढ़ा, जो दिल्ली से उड़ा सीधे विदेशों में सागर फार्मास्यूटिकल्स के मुख्यालय के लिए। अध्याय 266 शक्ति ब्रह्म स्तर में प्रवेश। एक तलवार ने समंदर को चीर दिया। रूही का खून भेजे जाने के बाद करण ने रुद्र और साया को पाया और अपनी कुछ आंतरिक चिंताएं जाहिर की। मुझे हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। सब ठीक होना चाहिए जब तक भाभी और रूही सुरक्षित हैं। कबीर मेहता को इस खून का क्या उपयोग है? अब सबसे बड़ी प्राथमिकता रुद्रधाम के प्रमुख को जल्द से जल्द खोजना है, रुद्र ने कहा। साया को भी कुछ चिंताएं थीं, लेकिन रुद्र की बात सुनने के बाद उसे लगा कि यह समझ में आता है और उसने तुरंत सिर हिलाया। सबने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और अगली खोज के इंतजार पर ध्यान केंद्रित किया। और जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे वे निस्संदेह अनन्या और रूही थीं। वे रणवीर की जिंदगी की रोशनी हैं और रणवीर भी उनकी जिंदगी में रोशनी की एक किरण है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, रूही के खून का इस्तेमाल रणवीर को खोजने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। ... बस आधे दिन बाद एक निजी विमान नवयुग राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा। तुरंत रहस्यमय लोगों का एक समूह अंगरक्षकों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के संरक्षण में जल्दी से एक मेडिकल इंक्यूबेटर ले गया। अंदर बस खून की एक ट्यूब थी, लेकिन खून की यह ट्यूब इन लोगों के लिए सोने और हीरों से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि यह रुद्रधाम के प्रमुख रणवीर रायचंद की सगी बेटी का खून है। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच लोगों का ये समूह तुरंत सागर फार्मास्यूटिकल्स मुख्यालय पहुंचा, जो एक बहुत ही गुप्त अनुसंधान संस्थान था। अंदर तरह तरह के उपकरण और सफेद कोट में शोधकर्ताओं का एक समूह था। एक बूढ़े आदमी ने सावधानी से खून की ट्यूब को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी बूढ़ी आंखों में उत्साह दिख रहा था। ये रुद्रधाम के प्रमुख की बेटी का खून है, वाह! हालांकि यह खुद रणवीर रायचंद का नहीं है, लेकिन प्रयोगों के लिए काफी है। उसके सीधे रिश्तेदारों के खून का उपयोग करके जीवन स्रोत प्रतिकृति तकनीक को अंजाम देकर हम निश्चित रूप से एक भयानक योद्धा तैयार कर सकते हैं। ये राइली परिवार के सहयोग से शोध किए गए मृतक योद्धाओं की सभी कमियों को भी सुधार देगा। फिर हमारा मुकाबला कौन कर पाएगा? मैं इस वजह से दुनिया का सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक भी बन सकता हूँ, हा हा। सफेद कोट वाले बूढ़े ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। जबकि शोध प्रगति पर था, सागर फार्मास्यूटिकल्स ने ईमानदारी का नाटक करते हुए कुछ लोगों को उस जगह भेजा जहां रणवीर के साथ दुर्घटना हुई थी, ताकि खोजबीन का दिखावा किया जा सके। केवल वे ही अपने दिल में जानते थे कि रणवीर तूफान में समा गया था और उससे पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उसका अभी भी जिंदा होना नामुमकिन था। एक बार सागर फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से शोध सफल हो जाए तो वे रोहाना ग्रुप को निगल सकेंगे। ये सोचकर सागर फार्मास्यूटिकल्स में हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था, जबकि सागर फार्मास्यूटिकल्स गुप्त रूप से काम कर रहा था। पूर्व देश दिल्ली में वाइनरी के अंदर कबीर मेहता ने जब पुष्टि कर ली कि खून बेस पर भेज दिया गया है, तो उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। तुरंत उसने एक फोन नंबर डायल किया। आदरणीय पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर, मैं कबीर मेहता आपको अपना प्रणाम भेज रहा हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राइली परिवार के पुराने कबीले प्रमुख की आवाज फोन के दूसरे छोर से आई। कोई खास बात नहीं, मैं बस पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर को बताना चाहता हूँ कि चूंकि रणवीर रायचंद पहले ही मर चुका है, क्या आप आर्यावर्त लौटने की योजना नहीं बना रहे हैं? तुम्हारा मकसद क्या है? ऑस्कर ने ठंडेपन से पूछा। मैं तो बस एक जूनियर हूँ, मेरा क्या मकसद हो सकता है? बस यह मौका दुर्लभ है, अगर आप कदम नहीं उठाते तो दूसरे पहले पहुंच जाएंगे। क्या तुम अपनी सागर फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हो? कबीर मुस्कुराया। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर। हमारी सागर फार्मास्यूटिकल्स में इतनी क्षमता नहीं है। अगर आप कदम उठाने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम सहयोग कर सकते हैं। सहयोग कैसे? पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर ने पूछा। ये बहुत आसान है,
कबीर ने फिर दूसरी पार्टी को अपना विचार बताया। योजना सुनने के बाद पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर ने भारी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इतने बेरहम होगे। हम दोनों को वह मिलता है जिसकी हमें जरूरत है। आप आर्यावर्त लौटें और हम रोहाना को नियंत्रित करेंगे। मैं इस पर विचार करूंगा, पुराने कबीले प्रमुख ऑस्कर ने कहा। आपकी खबर का इंतजार रहेगा। कबीर आत्मविश्वास से भरा था। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। रोहाना ग्रुप हासिल करने के अलावा उसका एक स्वार्थी मकसद भी था, अनन्या शर्मा को पाना। वह खूबसूरत आकृति उसके दिमाग में आए और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एल्बम को फिर से खोल दिया। लगातार अनन्या की तस्वीरों को पलट रहा था। अनन्या, अनन्या, मेरा बेचैन दिल अब और इंतजार नहीं कर सकता। बोलने के बाद उसने फोन को अपने होठों पर रख दिया, अनन्या के करीब आने का एक और तरीका इस्तेमाल करते हुए। समय उड़ता गया और 5-6 दिन और बीत गए। आधा महीना हो गया है। वीरान टापू पर रणवीर और छवि के जख्म मूल रूप से भर चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी रुद्र सेना के आने का इंतजार नहीं किया है, न ही उन्होंने किसी विमान या नाव का इंतजार किया है। इन दिनों रणवीर साधना कर रहा है। उसके दिल में एक समय तय है। अगर उसे 1 महीने के भीतर नहीं बचाया जा सका तो वह केवल दूसरा तरीका अपना सकता है। अपनी खुद की नाव बनाए और निकल पड़े। वह इंतजार करता नहीं रह सकता। अनन्या और रूही अभी भी पूर्व देश में हैं। वह बहुत चिंतित है। इस दिन समुद्र तट पर साधना कर रहे रणवीर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक शक्तिशाली आभा पागलों की तरह फूट पड़ी और समुद्र ने असीम विशाल लहरें उठाईं जो भयंकर रूप से गरज रही थीं। पूरा टापू एक अद्वितीय दबाव में था, मानो कोई स्वर्गीय सम्राट उतर आया हो। छवि भी साधना कर रही थी। वीरान टापू पर रहते हुए वह आमतौर पर केवल साधना करके अकेलेपन को दूर कर सकती थी। इस भयानक आभा को महसूस करने के बाद उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और रणवीर को अविश्वास से देखा। रणवीर के शरीर पर उमड़ती आभा ने लगभग आसपास के शून्य लोक को एक निश्चित क्षेत्र में बदल दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने शक्ति ब्रह्म स्तर में प्रवेश कर लिया है? छवि को संदेह था। अपने शरीर में उमड़ती प्राण शक्ति को महसूस करते हुए रणवीर की आंखों में उत्साह झलक रहा था। आधे महीने तक एकांत में साधना करने के बाद मैंने आखिरकार शक्ति देव स्तर से आगे बढ़कर शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंच गया हूं। वह इंतजार नहीं कर सका और तुरंत कोशिश करने लगा। मैंने उसके शरीर से असीम तलवार की ऊर्जा को फूटते हुए देखा और फिर सभी दिशाओं में दौड़ते हुए। बैंग बैंग बैंग। फिर आसपास के शून्य लोक में धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए। वे तलवार की ऊर्जा परमाणु बमों के विस्फोट की तरह थे, भयानक और अद्वितीय। कितनी मजबूत तलवार की ऊर्जा! छवि का छोटा मुंह थोड़ा खुला रह गया। इतनी मजबूत तलवार की ऊर्जा प्रदर्शित करने में सक्षम होना दर्शाता है कि रणवीर ने अंतिम तलवार के इरादे को समझ लिया है। यह एक बहुत ही गहरा क्षेत्र है। केवल तलवारबाजी को एक शानदार स्तर तक साधने से ही कोई तलवार की अवधारणा को समझ सकता है। न केवल तलवारबाजी को बहुत उच्च स्तर तक साधना चाहिए, बल्कि असाधारण धारणा प्रतिभा भी होनी चाहिए। इन चीजों के होने के बाद और एक उपयुक्त अवसर मिलने पर ही कोई तलवार के इरादे में महारत हासिल कर सकता है। मैंने केवल अपने गुरु से इसके बारे में सुना था। आर्यावर्त के इतिहास में कुछ बेहद शक्तिशाली तलवारबाज थे जो तलवार के इरादे में महारत हासिल कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इसे अपनी आंखों से देखूंगी। छवि ने गुप्त रूप से दांतों तले उंगली दबा ली। रणवीर तलवार की ऊर्जा के कारण हुए हत्यारे प्रभाव से बहुत संतुष्ट था और तुरंत अपने हाथ में लालची भेड़िया तलवार पकड़ ली। वह एक ठोस तलवार की शक्ति को आजमाना चाहता था। वूश! एक तलवार ने आसमान को काट दिया और एक अद्वितीय तलवार की रोशनी शून्य लोक को चीर गई। बूम! नीला समुद्र अचानक लालची भेड़िया तलवार से कट गया और समुद्र का पानी पागलों की तरह दोनों तरफ लुढ़क गया, एक खाई बनाते हुए जो कई फीट गहरी थी और सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थी। एक तलवार ने समुद्र को अलग कर दिया। इस भयानक दृश्य ने छवि को अब और शांत नहीं रहने दिया। उसने अपनी छवि की परवाह किए बिना हौंफते हुए सांस ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। बहुत शक्तिशाली। उसका सीनियर भी शक्ति ब्रह्म स्तर पर है, लेकिन उसे लगता है कि रणवीर उसके सीनियर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि वे अलग अलग लोकों में हों। लालची भेड़िया तलवार के वापस लेने के बाद ही ज्वार वापस लुढ़कने लगा। गड़गड़ाहट। वे एक साथ टकराए, लहरों से भरा आसमान हिला दिया जो अंतहीन रूप से बढ़ रहा था। क्या ये शक्ति ब्रह्म स्तर की ताकत है? रणवीर अपने आप से बड़बड़ाया। उसकी आंखों में उत्साहित रोशनी फूट पड़ी। अगर मैं अपनी मौजूदा ताकत के साथ ठाकुर मठ के 2 असुरों का फिर से सामना करता हूं तो मैं उन्हें सीधे कुचल सकता हूं। रणवीर! इस पल छवि अचानक चिल्लाई। क्या हुआ? रणवीर ने सिर घुमाया और उसे अजीब तरह से देखा। तुम जल्दी देखो। छवि ने अपनी उंगली से समुद्र की ओर इशारा किया, इतनी उत्साहित कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है?
रणवीर का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत उधर देखा। अध्याय 267 सागर फार्मास्यूटिकल्स का जहाज। क्षितिज पर एक स्टीमरशिप समुद्र के पार चुपचाप सरक रहा था। हम बच गए। रणवीर के चेहरे पर उत्साह चमक उठा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। टापू पर आधा महीना फंसे रहने के बाद आखिरकार उम्मीद आ ही गई थी। हम जा सकते हैं, हम वास्तव में जा सकते हैं। छवि खुशी से उछल पड़ी। हम यहाँ हैं, जल्दी आओ। उसने अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाए। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले रणवीर ने भी सावधानी एक तरफ रख दी और शामिल हो गया, देखे जाने के लिए बेताब। जल्द ही जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और उनकी ओर बढ़ा। बढ़िया, उन्होंने हमें देख लिया। छवि खिलखिला उठी। अंदर ही अंदर रणवीर ने आखिरकार राहत की सांस ली। 10-12 मिनट बाद जहाज छोटे से टापू पर पहुंचा। जहाज पर लिखे अक्षरों से साफ था कि वह आर्यावर्त का नहीं था। डेक पर करीब 20-30 आदमी खड़े थे। आधों से ज्यादा ने काले कपड़े पहने थे, हथियार पकड़े हुए थे और सांड की तरह गठीले थे, साफ तौर पर एलीट बॉडीगार्ड्स। सामने 1 दर्जन हल्के कपड़ों में थे। उनके कपड़े और हाव भाव उन्हें प्रभारी के रूप में चिन्हित कर रहे थे। उनमें से कोई भी आर्यावर्त का मूल निवासी नहीं लग रहा था। रणवीर और छवि को सदमे में घूरते हुए एक ने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यह एक लंबी कहानी है, लेकिन हम फंस गए थे। कृपया हमें इस टापू से निकलने में मदद करें, छवि ने विनती की। हम कार्गो रन पर हैं, कोई खाली बिस्तर नहीं है, एक 40 के आसपास के सूट वाले ने बेरहमी से कहा। हम भुगतान कर सकते हैं, रणवीर ने प्रस्ताव दिया। हाँ, सूट वाले ने उपहास किया। तुम कितना उगल सकते हो? क्या तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं? और तुम पैसे की बात करने की हिम्मत कर रहे हो? अपनी कीमत बताओ, रणवीर ने कहा, उनका इरादा भंपते हुए। 10 लाख हर एक का। क्या तुम इतना दे सकते हो? आदमी ने मजाक उड़ाया। मंजूर है, रणवीर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। सूट वाले की आंखें सिकुड़ गईं। उसके आदमियों के चेहरे लालच से चमक उठे। 10 लाख प्रति व्यक्ति, बस ऐसे ही? क्या ये दोनों रईस थे? कृपया हमारी मदद करें, हमें बिस्तर नहीं चाहिए, बस आराम करने के लिए एक कोना, छवि ने जोड़ा। सूट वाले के बगल में एक सांवले जानवर ने अपनी नजरें छवि पर गड़ा दी, लगभग लार टपकाते हुए। मैनेजर मिश्रा, इन्हें जहाज पर क्यों नहीं ले लेते? इसे दान समझें। मैनेजर मिश्रा ने ठग का दिमाग पढ़ लिया, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। उनकी बुरी नजरों ने छवि को सिहरन दी, लेकिन निकलना पहले था। वह अपना सामान इकट्ठा करने के लिए दौड़ी। वह मुट्ठी भर सीपियां गले लगाए लौटी। उसने उन्हें समुद्र तट पर इकट्ठा किया था, साथ ही कुछ सुंदर कंकड़। ये सब क्यों लाए हो? रणवीर ने पूछा। निशानी के तौर पर, इतना जंगली अनुभव शायद दोबारा न हो। वह खीसें निपोड़कर हंसी। रणवीर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसके पास पैक करने के लिए कुछ नहीं था, वह जाने के लिए तैयार था। जल्द ही दोनों जहाज पर चढ़ गए। बच्चे, तुम उसकी वजह से बच गए, सांवले ठग ने फुसफुसाया। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। छवि की वजह से, रणवीर ने आदमी को देखा। अगर उन्होंने छवि को निशाना बनाने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि वे कोई बेवकूफ़ी न करें, वरना वे मरेंगे बुरी तरह। उन्हें रहने के लिए जगह दो, मैनेजर मिश्रा ने आदेश दिया। जी बॉस, एक गुर्गे ने जवाब दिया और रणवीर और छवि को ले गया। उस जानवर की आंखें छवि की पीठ में गड़ गईं। टच, कुंवारी लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, उस बदन को देखो। ब्लैक टाइगर, तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है? मैनेजर मिश्रा ने अनजान बनने का नाटक किया। आप मुझे जानते हैं बॉस, लड़कों ने सदियों से किसी औरत को नहीं छुआ है। यहाँ बाहर हम स्कर्ट भी नहीं देखते। अब एक ताज़ा आड़ू टपक पड़ा है, स्वर्ग का तोहफा। इसे सड़ने नहीं दे सकते, है ना? हमारा मिशन मत भूलना, कोई गलती नहीं, वरना हम कीमत नहीं चुका पाएंगे। मैनेजर मिश्रा ने चेतावनी दी। बॉस, हम पहले ही घर की ओर जा रहे हैं, मिशन लगभग पूरा हो चुका है। 2 या 3 दिन बचे हैं, क्या गलत हो सकता है? मैं इसे साफ रखूंगा, वादा। क्या आपने उस लड़की को देखा? जितनी कोमल हो सकती है, अव्वल दर्जे का माल। और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, शायद दुश्मनों ने फेंक दिया हो। हम बस रिसाइकिल कर रहे हैं। मैनेजर मिश्रा ने विचार किया, फिर गलियारे की ओर देखा। उसे पहले मेरे केबिन में भेज देना। समझो, हो गया। ब्लैक टाइगर जोर से हंसा। रणवीर और छवि को एक मालवाहक गोदाम में डाल दिया गया। जगह बड़ी थी लेकिन उमस भरी थी, जिसमें से किसी अजीब चीज की बदबू आ रही थी। यहाँ का माल कीमती है, कुछ मत छूना, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। आदमी ने चेतावनी दी और चला गया। हम संभाल लेंगे, रणवीर ने सपाट स्वर में कहा। उसे परवाह नहीं थी, उसने पिछले मिशनों पर इससे कहीं ज्यादा बुरा सहा था। चलो हिम्मत रखते हैं, आखिरकार उन्होंने हमें बचाया है, हमेशा खुश रहने वाली छवि ने जवाब दिया। बस ये बदबू भयानक है, उसने नाक सिकोड़ी। जड़ी बूटियों जैसी महक है, रणवीर बड़बड़ाया। जड़ी बूटियां? यहाँ जड़ी बूटियां क्यों होंगी? उसने सोचा। रणवीर चुप रहा, बक्से के ढेर को घूरता रहा। अचानक उसे कुछ दिखा।
सागर फार्मास्यूटिकल्स। वह चिल्लाया। हर बक्से पर सागर फार्मास्यूटिकल्स लिखा था। ये कबीर मेहता की पारिवारिक फर्म थी, जो एक विश्व प्रसिद्ध दवा कंपनी थी। जब उसने करण की गोलियों के लिए सामग्री का शिकार किया था, तो रणवीर ने रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को जुटाया था। उन्होंने हेमंत वाडिया को भी खोजा था। जड़ी बूटियां दुर्लभ नहीं थीं। सागर फार्मास्यूटिकल्स ने बस उन सभी को पहले खरीद लिया था। इस तरह रणवीर कंपनी को जानता था। क्या ये सभी औषधीय सामान भी विदेश से मंगवाए गए थे? उसने सोचा। सागर फार्मास्यूटिकल्स क्या है? छवि ने पूछा। एक दवा कंपनी, उसने जवाब दिया उसे सारांश देते हुए। क्या संयोग है, हमारा बचाव जहाज तुम्हारे दोस्त के परिवार का है। वह हैरान रह गई। दोस्त नहीं, रणवीर ने कहा। कबीर मेहता केवल उसकी पत्नी का कॉलेज क्लासमेट था, उसका कुछ नहीं लगता था। हालांकि कबीर ने आखिरी जड़ी बूटी की आपूर्ति की थी, लेकिन रणवीर ने वाइन के लिए पूरी कीमत चुकाई थी। उसने हमेशा कबीर मेहता के आसपास अपनी ढाल ऊपर रखी थी। दिल्ली में उसने करण को उसके पीछे लगाया था, लेकिन बाद में वह कालनगर चला गया और अंत में फंस गया। इतने लंबे समय तक कटे रहने के कारण वह सोच रहा था कि क्या करण ने कबीर मेहता पर कुछ भी खोजा है। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। मुझे अनन्या को फोन करना है और रुद्रसेना को बताना है कि मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही वह फोन मांगने के लिए तैयार हुआ। उसका अपना फोन तो बहुत पहले ही समुद्र की तलहटी में डूब चुका था। बैंग। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मालवाहक गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। अध्याय 268, अपनी कब्र खुद खोदना। ब्लैक टाइगर दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ खड़ा था, जिसके पीछे दुष्ट आभा से भरे चेहरों वाले अंगरक्षकों का एक समूह था। दो दोस्त, क्या आप बेहतर माहौल में जाना चाहेंगे? ब्लैक टाइगर ने पूछा। क्या हम बदल सकते हैं? छवि ने पूछा। हालांकि उसे परवाह नहीं थी, लेकिन अगर बेहतर आवास उपलब्ध था तो मना क्यों करें? बेशक, लेकिन आपको पहले भुगतान करना होगा, रणवीर को घूरते हुए ब्लैक टाइगर ने कहा। बच्चे, अब जब तुम नाव पर हो तो मुझे प्रति व्यक्ति 10 लाख की फीस दो। पैसे मेरे पास नहीं हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा, रणवीर ने उदासीनता से कहा। साले, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ब्लैक टाइगर गुस्से में बोला। उसका चेहरा भयंकर था। मानो या न मानो, रणवीर ने शांत भाव से कहा। लानत है, अगर मैंने मैनेजर मिश्रा से सिफारिश न की होती तो तुम अभी भी टापू पर फंसे होते। अब तुम नखरे दिखा रहे हो। मानो या न मानो, मैं अभी भी तुम्हें समुद्र में फेंक सकता हूँ। संक्षेप में, कुल 20 लाख मैं भुगतान करूंगा, लेकिन ये किनारे पर होना चाहिए। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते और खिलवाड़ करना चाहते हो तो अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे, रणवीर ने ठंडेपन से कहा। हा, ब्लैक टाइगर अचानक पागलों की तरह हंसा। ये दुर्लभ है, तुम एक बदबूदार छोकरे मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। मैं भी तुम्हें एक शब्द देता हूँ, या तो अभी 10 लाख निकालो या अपने पीछे वाली लड़की को हमारी सेवा करने दो। बेशर्म। छवि तुरंत क्रोधित हो गई, बर्फीली आंखों से ब्लैक टाइगर को घूरते हुए। इन लोगों के इरादे तब से ही बुरे थे जब उन्होंने उन्हें जहाज पर चढ़ने दिया था। बहुत घृणित। ओह, इतना तीखा मिजाज, मुझे ये पसंद है। देखो मैं तुम्हें बाद में कैसे पालतू बनाता हूँ। बात खत्म करने के बाद ब्लैक टाइगर ने रणवीर को घूरा। क्या तुमने सोच लिया है? मैंने सोच लिया है, रणवीर ने कहा। क्या मतलब? बूम। इससे पहले कि ब्लैक टाइगर अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर ने एक मुक्का जड़ दिया। बैंग। ब्लैक टाइगर उड़ता हुआ गया, लोहे के दरवाजे को तोड़ता हुआ और डेक पर भारी गिरावट के साथ गिरा, दर्द से कराहता हुआ। लानत है, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इसे मेरे लिए मार डालो। ब्लैक टाइगर दहाड़ा। 1 दर्जन अंगरक्षक एक पल के लिए दंग रह गए, फिर रणवीर की ओर लपके। मौत को दावत दे रहे हो? रणवीर ने ठंडेपन से चिल्लाया और अद्वितीय तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी। पफ पफ पफ। 1 दर्जन अंगरक्षकों का भौतिक शरीर तुरंत खून की धुंध में बदल गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा। ये पहली बार था जब रणवीर ने किसी को मारने के लिए अपने द्वारा साधे गए तलवार के इरादे का इस्तेमाल किया था, और यह बेतहाशा बेजोड़ था। हिस। यह नज़ारा देखकर ब्लैक टाइगर सीधे तौर पर डर गया। उसका शरीर, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, तुरंत जमीन पर वापस गिर गया और उसका दिल बाहर निकलने ही वाला था। मेरे भगवान, ये बहुत भयानक है। बिना दूसरी पार्टी को कोई हरकत करते देखे 1 दर्जन अंगरक्षक सीधे खून की धुंध में बदल गए। ये बस चौंकाने वाला था। ये किस तरह का राक्षस था जिसे उन्होंने बचाया? बूम। रणवीर ने एक कदम नीचे रखा, सीधे ब्लैक टाइगर के पास पहुंचा। फर्श पागलों की तरह हिल रहा था, पूरा जहाज हिल रहा था। शक्तिशाली आभा के प्रभाव में ब्लैक टाइगर के आंतरिक अंग एक ब्लेंडर की तरह कुचले गए और उसने खून की उल्टी कर दी। तुम पास मत आना। वह रणवीर को खौफ से देखते हुए पीछे की ओर रेंगने लगा। अगर तुमने खिलवाड़ न किया होता तो उस एहसान के आधार पर जो मैं तुम पर मानता हूँ, 10 लाख तो क्या 1 करोड़ भी कुछ नहीं होते। लेकिन तुमने मौत को दावत देने की जिद की।
रणवीर ने ठंडेपन से कहा, फिर अपना पैर उठाया और सीधे दूसरी पार्टी पर रख दिया। नहीं, मैं सागर फार्मास्यूटिकल्स से हूँ। अगर तुमने हिम्मत की। पुची। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर का पैर पहले ही पड़ चुका था। ब्लैक टाइगर का पूरा शरीर तुरंत खून की धुंध में बदल गया, एक भयानक दृश्य। तो क्या हुआ अगर यह सागर फार्मास्यूटिकल्स है? रणवीर रायचंद को उकसाने का अंजाम हमेशा मौत होगा। बूम बूम बूम, दौड़ने की आवाज़ों का एक धमाका हुआ। यहाँ के हंगामे ने पहले ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। एक पल में एक और दर्जन लोग दौड़ते हुए आए। अपने सामने का नज़ारा देखकर वे अंदर तक डर गए। तुमने हमारे टाइगर भाई के साथ क्या किया? उसे नरक भेज दिया, कोई दिक्कत है? रणवीर ने ठंडेपन से पूछा। क्या? इन लोगों के चेहरे भयभीत थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुरंत कोई दहाड़ा और सबने जल्दी से अपने शरीर पर लगे हथियार निकाल लिए। कौन मौत को दावत दे रहा है? रणवीर ने ठंडेपन से थूका, तलवार का इरादा फिर से सक्रिय हो गया। वूश, हत्या की भावना की एक लहर सीधे बाहर फैल गई। पफ पफ पफ। इससे पहले कि ये अंगरक्षक अपनी बंदूकें निकाल पाते, वे तुरंत खून की धुंध के गोलों में बदल गए। रणवीर के सामने वे चींटियों की तरह थे, एक ही वार में ढेर होने वाले। केवल एक व्यक्ति किस्मत से बच गया, लेकिन वह पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। भले ही उसने बंदूक पकड़ रखी थी, लेकिन उसने ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने ट्रिगर दबा भी दिया तो क्या फायदा होगा? इस शख्स के सामने मुझे डर है कि अगर वे तोपें भी ले आते तो भी उसे मार नहीं पाते। मैनेजर मिश्रा कहाँ है? रणवीर ने ठंडेपन से पूछा। तीसरी मंजिल पर, कमरा नंबर 5। अंगरक्षक हकलाया। अच्छा। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर छवि से कहा, मैं जाकर बाकियों को देखता हूँ। बोलने के बाद वह लंबे डग भरता हुआ चला गया। अंगरक्षक अभी गहरी सांस लेने ही वाला था जब रणवीर उसके पास से गुजरा। पुची। उसका भौतिक शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया और वह दर्दनाक मौत मारा गया। रणवीर का शरीर सीधा तीसरी मंजिल पर गया। रास्ते में उसने बिना किसी बकवास के किसी भी अन्य अंगरक्षक को मार डाला जो उसे मिला। क्योंकि यह इतना तेज था, जब वह तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 5 पर पहुंचा तो मैनेजर मिश्रा को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि कुछ हुआ है। रणवीर ने डोरबेल दबाए। ब्लैक टाइगर, तुम उस लड़की को इतनी जल्दी यहाँ ले आए? मैनेजर मिश्रा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अगले ही पल दरवाजे के सामने खड़े शख्स को देखकर उसका चेहरा जम गया। तुम क्यों हो? मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। लगता है तुम भी इसमें शामिल थे। रणवीर के बोलने के बाद एक भयानक आभा फूट पड़ी जो भारी थी। इस मैनेजर मिश्रा ने तेजी से प्रतिक्रिया की। यह महसूस करते हुए कि कुछ हुआ हो सकता है, उसने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। बैंग। इससे पहले कि यह पूरी तरह से बंद होता, एक शक्तिशाली बल टकराया और पूरा दरवाजा तुरंत चकनाचूर हो गया। मैनेजर मिश्रा का पूरा शरीर ऊपर उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया, फिर वापस उछला और नीचे गिर गया, खून की उल्टी करते हुए। भयानक, बहुत भयानक। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? मैनेजर मिश्रा का पूरा सिर चकरा गया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस व्यक्ति को वह वीरान टापू से जहाज पर लाया था वह इतना शक्तिशाली था। उसके दिल ने ब्लैक टाइगर को अनगिनत बार कोसा। अगर वह आदमी थरकी न होता तो उसकी राय में वह दूसरी पार्टी को नहीं लाया होता और इस तरह की चीज नहीं हुई होती। बूम। रणवीर ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना पैर उठाया, दूसरी पार्टी की छाती की ओर बढ़ते हुए। नहीं। मैनेजर मिश्रा जोर से चिल्लाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रणवीर उदासीन था, कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी पार्टी ने उन्हें बुरे इरादे से जहाज पर आने दिया। बस इस तरह के काले दिल वाले इंसान को मार डालो। लेकिन इस पल अचानक एक सेलफोन की रिंगटोन बजी। रणवीर ने उस पर एक नज़र डाली और देखा कि मेज पर एक सेलफोन वाइब्रेट कर रहा था। उस पर प्रदर्शित नाम छोटे मालिक कबीर था। कबीर मेहता। रणवीर ने अपना पैर पीछे खींचा, फिर दूसरी पार्टी को ऊपर खींचा और अपने बड़े हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। जवाब दो, बस सामान्य रूप से बात करो, यह मत बताना कि यहाँ क्या हुआ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। रणवीर ने धमकी दी। जी। मैनेजर मिश्रा ने बेतहाशा सिर हिलाया, कई गहरी सांसें लीं और फोन का जवाब देने से पहले अपने घबराए हुए मूड को धीरे धीरे शांत किया। हेलो, छोटे मालिक कबीर। मैनेजर मिश्रा, तुम किस काम में व्यस्त हो? तुमने फोन उठाने में इतना समय क्यों लगाया? फोन से एक आवाज आई। रणवीर एक बार सुनकर ही जान गया कि यह कबीर मेहता की आवाज थी, लेकिन उसकी आवाज का लहजा उससे बिल्कुल अलग था जब उसने दिल्ली में उससे संपर्क किया था, जिसमें एक तरह का ठंडापन था। जब योजनाएं परतों में बुन जाती है तब सच सबसे आखिर में सामने आता है। 7 महाविद्याएं, खून से चलने वाला शोध और एक पिता की बेटी जिसे मोहरे में बदल दिया गया। उधर साजिशें पक रही थी और इधर एक वीरान टापू पर इंसानों ने देवता की सीमा तोड़ दी।
शक्ति ब्रह्मस्त्र, एक तलवार और समंदर के 2 हिस्से। लेकिन जब बचाव जहाज आया, वह राहत नहीं था, वह दुश्मन की गोद थी। अब यह यात्रा वापसी की नहीं, संहार की शुरुआत है।